सो इज देयर एनीवन हु इज आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बाहर से कोई? सो मेजॉरिटी आर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश. ओके, सी वी हैव डिवाइडेड दिस टुडे सेशन इनटू टू पार्ट्स. फर्स्टली आई एम गोइंग टू कवर, माय नेम इज गुरविंदर. सो पहले मैं आपकी जो करियर रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, बीइंग एन सिविल इंजीनियर आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. मोटी मोटी सी चीजें आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों ने गेट वर्ड देख लिया यहाँ पे, तो गेट को किस तरीके से करियर में के लिए यूज करना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. दूसरा जो पार्ट रहेगा जिसमें जतिन सर इज देयर, ही इज हैविंग वेरी वास्ट एक्सपीरियंस फॉर द टीचिंग. तो एक टॉपिक है वो टीच करेंगे आपको, और उसमें वो आपको डिफरेंस बताएंगे कि कोई एक टॉपिक टीच करने के बाद उसका गेट एग्जामिनेशन में, या आपके स्टेट जेई एग्जामिनेशन में, या एसएससी जेई एग्जामिनेशन में, और आपका एई एग्जामिनेशन में एक टॉपिक्स में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जो एकेडमिक्स है या जो कॉलेज में आपने जो वो टॉपिक पढ़ा है, और कंपिटिटिव में जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो कैसे डिफरेंस होता है, किस तरीके का अप्रोच का डिफरेंस होता है. राइट, तो इस तरीके से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. नाउ इफ आई आस्क यू टू स्टार्ट विद कि आप लोगों ने सभी ने सिविल ब्रांच चूज किया है, कितने लोग ऐसे जिन्होंने सिविल ब्रांच इस पर्पस से चूज किया कि मेरे को जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जॉब लेना है? कोई भी नहीं? वेरी सरप्राइजिंग. करो 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 करो. 60-70% हाथ खड़े होने चाहिए और होंगे. अच्छा, कितने लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग इस पर्पस से चूज किया कि मेरे को हायर स्टडीज में जाना है? कोई भी नहीं. कितने लोगों ने इस रीजन से सिविल इंजीनियरिंग चूज किया कि मेरे को प्राइवेट में जॉब के लिए जाना है? नेक्स्ट कैटेगरी क्या है और क्या बचा? किस पर्पस से आपने सिविल इंजीनियरिंग? देखो इस सेशन को प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं, डिस्कशन करते रहेंगे. इस इंटरेक्शन को इंटरेक्टिव रखेंगे. जितना आप लोग मेरे को इनपुट देंगे, मेरा प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली चेंजेस होते चले जाएंगे. राइट, तो मेरे को आप ये बताइए और क्या पर्पस है आप लोगों के सिविल इंजीनियरिंग चूज करने के? कोई बताइए, जो हैंड रेज जिसने नहीं किया, इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आप नहीं आ रहे हैं, तो क्या पर्पस है? प्लीज प्लीज डू इट फास्ट. बोलिए. कोई पता नहीं अभी तक? मैं मान के चल सकता हूं ये कि आपको नहीं पता है कि ठीक है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सुने हैं, मेरे को जेईई गवर्नमेंट जॉब, लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है. मे बी सिविल इंजीनियरिंग आपने इस पर्पस से चूज कर लिया, मे बी आपके पेरेंट्स ने बोला होगा, या आपके सीनियर को आपने या किसी को देखा होगा कि जो लगा हुआ है जेई या एई अपने स्टेट में या अदर लगे हुए हैं. कहीं एसजेवीएनएल को लेके बहुत एस्पिरेंट होते हैं. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंदर आपका फील्ड ऑफिसर का होता है, पब्लिक सेक्टर है ये पीएसयू. तो कुछ भी रीजन होते हैं, या मे बी मैं आज के टाइम पे मैं थोड़ा ज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हम लोग मतलब की चीज बहुत कम देखते हैं इंस्टा वगैरह पे या बाकी चीजों पर, टाइम वेस्ट वहां पे हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं. तो आज मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा यार, कि तुम्हारे पास, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूं कि 90% अभी नहीं सोचा, मे बी जब आप बीटेक के एंड में आ जाएंगे तो आप लोग मेजॉरिटी लोग जो टारगेट करेंगे अपने स्टेट के जेईई एग्जामिनेशन, स्पेशली हिमाचल के अंदर ही. अब मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं. मान के चल रहा हूं कि 90% सोच रहे हैं कि मेरे को अपनी स्टेट में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जॉब करनी है ना. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि किस फ्रीक्वेंसी पे हिमाचल के अंदर जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है? लास्ट टाइम कब हुआ था जूनियर इंजीनियर का? है कोई आइडिया सिविल इंजीनियर के लिए? हाँ जी बोलो. मतलब 4-5 साल हो गए, 2019 के आसपास हुआ था. अब मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट कब होगा? क्वेश्चन मार्क. ठीक है जी, चलो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर में आ जाते हैं. असिस्टेंट इंजीनियर कब हुआ था लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट? हाँ, अभी रिसेंटली ओके था 2024 में आपका जल शक्ति विभाग के लिए 15 वैकेंसीज का असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ब्रांच के लिए एग्जामिनेशन होके हटे आपका. इससे पहले हुआ था आपका हिमुडा के लिए. अभी जल शक्ति के अंदर 15 वैकेंसीज आया था, आपका हिमुडा में 4 वैकेंसीज था. उससे पहले भी फिर से जल शक्ति नहीं लिया था, जिसमें आई थिंक 11 वैकेंसीज था, 2023 के अंदर हुआ था. अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अब नेक्स्ट कब आएगा, वो क्वेश्चन मार्क है. अब क्वेश्चन मार्क ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल को लेके क्वेश्चन मार्क है, हर स्टेट को लेके क्वेश्चन मार्क है कि अगली वैकेंसी किसी स्टेट में कब आएगी. अभी हरियाणा में इलेक्शन होके हटे हैं, हरियाणा में इलेक्शन से पिछले 1 साल पीछे चले जाओ, साल 1.5 साल पीछे चले जाओ, ह्यूज वैकेंसीज वर देयर, बहुत ज्यादा उन्होंने वैकेंसीज निकाला. और ये नॉर्मली हम लोगों ने, मतलब ये स्टेट में जो जॉब को रिलेशन डायरेक्टली कर दिया है इलेक्शन के साथ, कि जब इलेक्शन ईयर आएगा उससे साल 1.5 साल पहले हम वैकेंसीज निकालेंगे. दूसरा, अब मान लो आप लोगों में से कुछ 2025 में पास आउट हो रहे हैं, कुछ 26 में पास आउट होंगे, तो जब वैकेंसी आएगा, जेई का वैकेंसी 2019 आप लोग बोल रहे हैं कि उसके बाद नहीं आया. अब जब वैकेंसी आएगा, पहला क्वेश्चन कितनी वैकेंसीज आएंगी? क्वेश्चन मार्क.
दूसरा, उसके लिए कितना स्टूडेंट वेट कर रहा है जूनियर इंजीनियर के लिए। मैं एई का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि एई की नंबर ऑफ वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम होती है। मैं अभी लेके चल रहा हूं जेई वाला फैक्टर कि कितनी वैकेंसीज आएंगी और उसके लिए कितने लोग वेट कर रहे हैं। ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं 2019 के बाद जितने सारे पास आउट हुए हिमाचल के अंदर, वो सारे वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करेंगे। उसके बाद डोंट फॉरगेट द डिप्लोमा होल्डर्स ऑल्सो, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। अब कितना वैकेंसी आएगा उसके प्रोपोर्शन में, और हिमाचल एक छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ही आएंगी, इतना कभी ह्यूज आ ही नहीं सकता। तो ये फैक्टर सारे, मैं इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा तुम्हें कि तुम लोग अपनी स्टेट की जेईई के बारे में मत सोचो, बिल्कुल सोचना चाहिए। ड्रीम होता है बच्चों का कि अपनी स्टेट में एक जूनियर इंजीनियर लगना, क्योंकि उसने स्टेटस देखा होता है, एक जेई का, एक एसडीओ का एक स्टेटस देखा होता है, वो उसको देख के जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन वही है, कब आएगा? दूसरा, जब आ गया मेरा निकल जाएगा एग्जाम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मान लो 150 वैकेंसी आती हैं तो मिलेगी तो 150 को, 3000 4000 बच्चा अगर सपोज अप्लाई कर रहा है उसके लिए, मिलनी तो 150 को है, बाकी बच्चा क्या करेगा? अब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम इज हिमाचल के स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है, मैं पिछले 15 साल से इसी डोमेन में हूं, कि हम लोग वेट करते रहते हैं कि एग्जाम आने का, फिर निकलने का, और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। अब जब तक वैकेंसी नहीं आता या जब तक मेरा एग्जाम नहीं निकलता है, तब तक मेरे को क्या करना है? ऐसे टाइम में नॉर्मली क्या होता है, 2008 में रिसेशन आया, अभी कंप्यूटर साइंस में बोल रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है, लेकिन वो स्टेज अभी रिसेशन वाला स्टेज नहीं है, 2008 में जरूर था। तो उस टाइम पे बच्चा क्या करता है? आप लोगों ने सुना होगा 2008 के बाद, मतलब जो गेट एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो 2008 के बाद बहुत सारा स्टूडेंट गेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया था, मतलब हायर स्टडीज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया था। रीजन क्या था? जॉब्स नहीं थी। जॉब नहीं थी तो स्टूडेंट ने क्या सोचा, ठीक है यार रिसेशन अभी है, 2-4-5 साल में खत्म हो जाएगा, इन द मीन टाइम व्हाट वी डू, हम लोग अपना जो नॉलेज है उसको एनहांस करते हैं, हम स्किल अपना इंप्रूव करते हैं और अपनी ब्रांडिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है तुम्हारी ब्रांडिंग, जो अभी तक मेरे को लग रहा है आपका उस लेवल का ब्रांडिंग नहीं हुआ है। अगर हम बात करें, स्पेशली अगर मैं प्राइवेट के हिसाब से बात करूं या उन सारी डोमेन्स में जहां पे ब्रांडिंग का इफेक्ट पड़ता है। ब्रांडिंग का मतलब यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज, यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर, यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मंडी, ये ब्रांडिंग होते हैं बेसिकली। तुम कहां से क्या कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हें पूछा जाता है क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, सर आई हैव डन बैचलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज, अच्छा इस कॉलेज से, मतलब जिसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको लोग जानते हैं, वो ब्रांडिंग का पार्ट आ जाता है, वो तुम्हें बोलते हैं कि यस ये ब्रांड है। अब नाउ व्हाट इज ऑप्शन, और ऑप्शंस मेरे पास है क्या क्या? देखो, अगर मैं इन जनरल डिस्कस करूं कि हमारे पास ऑप्शंस होते क्या क्या है जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हो। बीटेक करने के बाद अगर हम जॉब की बात करें तो 3 टाइप ऑफ जॉब आपके पास आता है। पहला आ जाता है आपका प्राइवेट जॉब, दूसरा आ जाता है आपके पास गवर्नमेंट जॉब, तीसरा आपका आ जाता है पब्लिक सेक्टर। यस, पहला आ गया प्राइवेट, दूसरा आ गया गवर्नमेंट, तीसरा आ गया पब्लिक सेक्टर। दूसरा कैटेगरी में अगर जाएं तो दूसरा कैटेगरी आ जाता है आपका हायर स्टडीज का। हायर स्टडीज में क्या क्या ऑप्शंस होती है मेरे पास बीटेक के बाद? एमटेक ऑप्शन होता है और एमबीए का ऑप्शन होता है और डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन होता है, और एक और है एमबीए हो गया, और एमएस का ऑप्शन। एमएस, एमटेक इज देयर, एमएस इज देयर, डायरेक्ट पीएचडी इज देयर, एमबीए इज देयर। मतलब इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक टेक्निकल डोमेन, एक आपका आ गया मैनेजमेंट डोमेन, राइट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आपके पास आ जाता है आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, कि ठीक है सर मेरे पास कोई आइडिया है, मेरे को उसके अंदर कोई काम करना है, लेकिन मेरे को इसके लिए अभी मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे को उतना एक्सपोजर भी नहीं है, मेरी ग्रूमिंग भी नहीं हुई है, माई आइडिया इज गुड। आप लोगों ने देखा होगा कि आइडिया के बेस पे लोग बहुत ज्यादा फंडिंग उठा लेते हैं, लेकिन अकेले आइडिया के बेस पे नहीं होता है। अकेले आइडिया के बेस पे चलोगे तो चीजें कुछ और हो जाती हैं। तो हमें किस स्टेज पे जॉब में एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब अगर मैं बात करूं प्राइवेट, एक्सपेक्ट करो यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, कम से कम एक्सपेक्ट करो कि मेरे को कम से कम 8-10 लाख का पैकेज चाहिए। अगर मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं टू स्टार्ट विद, इससे कम सोचना भी मत। दूसरा, गवर्नमेंट लग्जरी है, उसमें सारे बेनिफिट्स हैं जो भी हैं गवर्नमेंट के। पब्लिक सेक्टर अगेन लग्जरी है, बेनिफिट है उसमें सारे के सारे। तो अगर मैं जॉब की कैटेगरी की बात करूं कि अगर मेरे को कम से कम 8-10 लाख का पैकेज चाहिए, मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है या मेरे को गवर्नमेंट में जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा। कंपटीशन के थ्रू ही होगा, बिकॉज दीज आर द बेस्ट थिंग। जब भी हम कभी भी बेस्ट चीज की बात करेंगे तो उसके लिए हमें कंपीट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको लेने के लिए, बेस्ट चीज को लेने के लिए बहुत लोग खड़े हैं लाइन के अंदर, बहुत लोग खड़े हैं लाइन के अंदर। सिमिलरली अगर मैं हायर स्टडीज की बात करूं, हम लोग बात किया एमबीए का, तो एमबीए क्या कहीं से भी करने का बेनिफिट होगा? नहीं, हर जगह से करने का बेनिफिट नहीं होता है।
एमबीए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो टारगेट द टॉप इंस्टीट्यूट्स, तभी आपको फायदा होगा। आईएम से टारगेट करो, निटी बॉम्बे वगैरह, चलो वो अब आईएम बॉम्बे में कन्वर्ट कर गया है। आईटी से मैनेजमेंट कोर्सेज को टारगेट करो, मींस टारगेट द टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। क्योंकि एमबीए एक स्पेशलाइजेशन है, मतलब हायर स्टडीज एक स्पेशलाइजेशन है, उसके साथ साथ तुम्हारा ब्रांडिंग का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, only you are going to get the benefit if you are doing it from the very good colleges, the top institutes of India, the IITs, NITs, triple IITs, BITS, VIT, these are the top institutes of India। तो तुम्हें बेनिफिट हायर स्टडीज का तभी होगा अगर तुम कर रहे हो कहीं अच्छी जगह से। अगेन मेरे को अगर आईएम से एमबीए करना है तो क्या करना पड़ेगा, कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मेरे को आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से मेरे को मास्टर्स से डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाना है तो क्या करना पड़ेगा, गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन बात वही आ जाती है, कंपीट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम्स देने पड़ेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट, ठीक है जी। नाउ अब अगर हम बात करें, आज का मैं इंजीनियरिंग एरा की बात कर रहा हूं, आज के इंजीनियरिंग एरा क्यों, आज का एक इंजीनियरिंग का एक ऐसा है जहां पे कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो, कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। मैं तुम्हें एग्जैक्ट डाटा दूंगा। मैं देखो पहली चीज में अभी स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूं, जो मैं तुम्हें डाटा या जो भी तुम्हें चीज बोलूंगा आपको ये मान के चलना है कि सर ठीक बोल रहे हैं, क्वेश्चन मत रेज करना अपने दिमाग के अंदर, बिकॉज वी आर द प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो इन चीजों से डील कर रहा है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं कि आईओसीएल में 35 नंबर पे कॉल आ गया जनरल कैटेगरी के, तो तुम्हें मानना पड़ेगा और मैं तुम्हें प्रूफ भी दे जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि आईओसीएल के अंदर 37 रैंक वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो इट मींस कि फैक्टर्स कुछ और हैं जो रोल प्ले करते हैं तुम्हारी सिलेक्शन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग एरा की। हम लोग उस एरा के अंदर है इंजीनियरिंग के जहां पे कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। अब इसका कैसे आप रेफरेंस, किस तरीके से डाटा मैं तुम्हें दे रहा हूं, और डाटा के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एग्जाम को पिक करते हैं, एंड दैट स्टैंडर्ड एग्जाम इज द गेट एग्जामिनेशन। अब गेट एग्जाम को हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम है जो हर साल फरवरी के अंदर होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है, एक एप्टीट्यूड एग्जाम है। 2016-17 के बाद इंजीनियरिंग में थोड़ा सा एडमिशंस में डाउन आना स्टार्ट हो गया था और अभी भी चल रहा है। अभी जैसे मैं बहुत सारे कॉलेजेस में विजिट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में अभी थोड़ा सा एडमिशंस इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट्स वर फोकसिंग टुवर्ड्स द आइदर द मेडिकल डोमेन, या मैं कंप्यूटर साइंस को भी इसी कैटेगरी में डालता हूं। इफ यू टॉक अबाउट द कोर ब्रांचेस, योर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली कम है। सिविल में तब भी अभी है क्योंकि सिविल में आपके पास स्टेट जॉब्स का ऑप्शन होता है। नाउ थिंक अबाउट द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, वो सारा का सारा स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अब दोबारा से शिफ्टिंग आ गया। एक तो इतना मेडिकल से इंजीनियरिंग में भी अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हो रहा है आईआईटी जेईई एग्जाम में वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसके थ्रू करियर बनाना। आई एम गिविंग यू द डाटा। गेट एग्जाम ने जो लास्ट पीक हिट किया था वो 2016-17 के आसपास पीक हिट किया था। 2016-17 के आसपास गेट में अपीयर होने वाले जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे सारी ब्रांचेस मिला के वर अराउंड 12.5 लाख, 12.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था गेट एग्जाम। कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करता है, अंदाजा बताओ कुछ? अराउंड 15 to 18%। हर साल इसी रेंज में रहता है, 15 से 18%। टेक द मैक्सिमम 18%। 12.5 लाख का 18% कितना हुआ? हाँ मोबाइल में करो कैलकुलेशन। हाँ रफली 2 लाख। तो 2 लाख बच्चा एलिजिबल था टू अपीयर फॉर ऑल द ऑप्शंस, टू अप्लाई फॉर ऑल द ऑप्शंस जो गेट के थ्रू होती है। आइदर वी टॉक अबाउट द हायर स्टडीज, आइदर वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर। क्योंकि यहां पे कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं होता कि तुम्हारा इतने गेट में रैंक, मार्क्स या गेट स्कोर होना चाहिए तभी तुम कहीं पे अप्लाई कर सकते हो, गेट स्कोर को यूज कर सकते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है। नाउ कम टू द टुडे। अगर मैं गेट 2024 की बात करूं, कितने बच्चे अपीयर हुए? ओनली 4.5 लाख। सिर्फ 4.5 लाख बच्चा अपीयर हुआ है गेट एग्जाम में। क्वालिफाई कितना हुआ? अगेन रेंज ही सेम, 15 से 18%। 18% निकालो कितना 4.5 लाख का? 18 दूनी 36 दूनी 72 और 9 91, रफली 81, रफली 80,000। कहां 2 लाख बच्चा, कहां 80,000 बच्चा। 80,000 बच्चा, 80,000 में अब आपको पता है तुम लोग थर्ड ईयर में गेट एग्जाम दे सकते हो ना, पता है ना? तो 80,000 में थर्ड ईयर का बच्चा भी है जो एलिजिबल नहीं है कहीं पे अप्लाई करने के लिए। निकाल दो इसमें से कम 10,000, कितना बच गया? 70,000। आपको पता है 2 गेट के पेपर दे सकते हो। इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा तो 2 गेट पेपर क्वालिफाई करके बैठा है।
निकाल दो 10,000, मैं रफली बता रहा हूं तुम्हें, मैं ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं अंदाजा लेके चल रहा हूं। कितना बचा? 60,000। 60,000 बच्चा वर्सेस 2 लाख बच्चा, ठीक है जी। 60,000 के ऊपर मैं अब तुम्हें कुछ कंक्लूजन दे रहा हूं। आईसी बेंगलोर ने इस बार 2024 का पेपर करवाया, तो उसके बाद उसने ना एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज किया, एक पूरा पीडीएफ है, वेबसाइट पे पढ़ा उनकी। उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है, बहुत अच्छा, कि भाई जनरल कैटेगरी में 60 प्लस नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, इस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, किसका कितना गेट स्कोर है, कितने पीर हुए, कितने नहीं पूरे, सब सारा डाटा दिया है। अब मैं तुम्हें उसका कंक्लूजन बता रहा हूं। ये 60,000 बच्चा जो क्वालिफाई किया, इसमें ओनली 5% स्टूडेंट्स आर देयर, सारी ब्रांचेस मिला के ओनली 5% स्टूडेंट्स आर देयर हु हैड स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स, जिसने 60 प्लस नंबर लिए हैं, ओनली 5% स्टूडेंट्स। दूसरा, 60% स्टूडेंट्स आर देयर, 60% बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स 35 से कम है, जिसके मार्क्स 35 से लेस हैं। अब तुम निकालो परसेंटेज 60,000 का कितना निकला, तो जो मेरे पास सेफ विंडो आ गया ना, वो कौन सा आ गया? 35 से लेके 60 नंबर। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अभी मैं रिजर्व की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी रिजर्व की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, आईओसीएल में 35 नंबर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सिविल में 43 मार्क्स पे आईओसीएल से कॉल आया है। कोल इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी, जिसमें सेकंड राउंड इंटरव्यू, जीडी जीटी कुछ नहीं होता, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जनरल कैटेगरी गेटिंग अ कॉल एट 35-38 मार्क्स, ऑल ब्रांचेस फॉर दीज टू पब्लिक सेक्टर, कोल इंडिया और एनटीपीसी। अब प्रॉब्लम कहां पे? हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है, हम इन फैक्ट्स में नहीं जाते हैं, हम लोग पड़े रहते हैं इंस्टाग्राम के पीछे, रील्स के पीछे, जहां पे हम टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सुनने। आईआईसी बेंगलोर, मेरे को नहीं पता आपको गेट स्कोर का वैल्यू पता कि नहीं पता, कि गेट स्कोर का क्या मतलब होता है। आईआईसी बेंगलोर 450 गेट स्कोर पे आईआईसी बेंगलोर बच्चों को मिला है, जनरल कैटेगरी 450 गेट स्कोर। अगर मैं सिविल की टर्म में बात करूं तो तुम्हारे रफली 37-38 नंबर, 37-38 नंबर पे तुम्हारा 450 गेट स्कोर आ जाता है। आईआईसी बेंगलोर जो रिसर्च के लिए, मास्टर्स के लिए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में है। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? तो ये जो तुम्हें मैं डाटा दे रहा हूं, ये मैं क्यों तुम्हें इसलिए इनिशियली डाटा दिया है, उसके बाद हम बात करेंगे गेट एग्जाम की, उसकी ऑप्शंस की, क्योंकि इससे तुम्हें एटलीस्ट आइडिया होगा कि गेट के थ्रू अब करियर बनाना बहुत आसान है। वो पहले भी आसान था, बस पहले क्या था, कंपटीशन वाज हाई, क्योंकि बहुत सारा बच्चा था मार्केट के अंदर, अब नहीं है। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे, महारत्ना पब्लिक सेक्टर, सुना होगा आपने वर्ड महारत्ना पब्लिक सेक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 पब्लिक सेक्टर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, पावर ग्रिड, पीजीसीआईएल। सेल में भी, पीजीसीएल में सिविल का रिक्रूटमेंट होता है। लास्ट ईयर डाटा, गेट 2023 में बैकलॉग वाज देयर, दे आर नॉट। फर्स्ट थिंग इज टू गेट द कॉल, सेकंड थिंग इज टू गेट द जॉब। क्योंकि कॉल आना एक चीज है, क्योंकि कॉल जब आता है वो तुम्हारे नॉलेज के बेस पे आता है, ध्यान से समझना इस चीज को। कॉल जो तुम्हें आएगा वो तुम्हारी नॉलेज के बेस पे आएगा, तुम्हारे मार्क्स पे बेस पे आएगा, लेकिन जो तुम्हें इसके बाद जॉब मिलेगा वो तुम्हारी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन के बेस पे मिलेगा। आईओसीएल में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। स्टील अथॉरिटी में नेक्स्ट राउंड क्या है? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी एंड देन इंटरव्यू। पीजीसीएल में क्या है? ग्रुप डिस्कशन देन इंटरव्यू। अब मेरे को ये बताओ, एग्जांपल एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आजकल उसका प्रोसेस चल रहा है, ये विदाउट गेट लेते हैं, रिटर्न होगा, फिर उसके बाद ग्रुप टास्क होगा, फिर इंटरव्यू होगा। जो एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट है, क्लियरली लिखा हुआ है अपने एडवर्टाइजमेंट में, दिस इज अ जॉब ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। भाई अगर किसी ने रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, क्या वो सेल्स के लिए बना है, मार्केटिंग के लिए बना है? क्या उसके मार्क्स से पता लगता है? नहीं, उसके लिए उसके कम्युनिकेशन चेक करने पड़ेंगे, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करना पड़ेगा उसका, तभी पता चलेगा। दैट इज द रीजन व्हाई एचपीसीएल का जो नेक्स्ट राउंड है दैट इज ग्रुप टास्क, एंड दैट स्टेप इज एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मतलब तुम्हारे रिटर्न में कितने भी नंबर हो, अगर तुमने ग्रुप टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यू विल बी आउट, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। उसके बाद आएगा इंटरव्यू, परफॉर्म वेल देन डायरेक्ट सिलेक्शन। दिस इज एचपीसीएल प्रोसेस। क्यों होता है ऐसा? देखो 3 सेक्टर हैं, एक प्राइवेट, एक पब्लिक, एक गवर्नमेंट, ये 3 सेक्टर हैं। आप मेरे को थोड़ा सोच के बता सकते हैं कि इन 3 सेक्टर में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं इस कंट्री की ग्रोथ में बात करूं किसका है? बोलो। प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में बहुत सारी कंपनीज आप लोग पता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, टाटा, मारुति, रिलायंस, बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
पब्लिक सेक्टर में दिस ISRO इज देयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज देयर, सेल इज देयर, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात आ रही कि नहीं समझे? अब इन दो डिपार्टमेंट्स की ये पता क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्यों ग्रो कर रहे हैं? बिकॉज दे ऑलवेज लुक फॉर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब उसको चेक करने का तरीका ये है कि तुम उसका नॉलेज चेक कर लो ढंग से, और पर्सनैलिटी और इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क में ये देख लो कि जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है क्या ये पर्सन फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारा इससे पता लग जाता है। 99% केसेस में ऐसा पता चल जाता है, 99% केसेस में। और ये दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें तुम लोग अगर कैपेबल हो, अगर तुम्हें लगता है कैपेबल है और तुम बहुत पैसा कमाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो सोसाइटी के अंदर, यू कैन डू दैट इन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। और कोई जगह पे आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। या लास्ट इज द एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, लेकिन उसके चैलेंजेस अलग ही हैं आज के टाइम पे। तो ये दो सेक्टर बहुत जबरदस्त हैं। अगर तुम्हें लगता है यू आर कैपेबल एंड यू वांट टू डू पुट एफर्ट, मैं मेहनत करने को रेडी हूं सर, बताओ क्या रास्ता है, और इफ यू आर रेडी फॉर दैट, पैसा की कोई लिमिट ही नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा प्राइवेट देगी आपको, प्राइवेट रेडी है देने को पैसा, लेकिन वो तभी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा अगर उसको लगेगा यस, अगर मैं इसको 50 लाख का पैकेज दे रहा हूं, ये मेरे को 2 करोड़ या 3 करोड़ कमा के देगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन उन्होंने अपनी प्रोसेस को अकॉर्डिंगली रखा हुआ है। भाई अगर तुम टीचर का, अगर तुम रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो टीचिंग करवा के देखो, रिटर्न से नहीं होता पता, उससे नॉलेज चेक होगा, लेकिन टीचिंग स्किल वो कैसे डिलीवर कर पाते हैं वो एक अदर एस्पेक्ट है। आ रही कि नहीं आ रही बात में? सिमिलरली एक मार्केटिंग का पर्सन है, उसको 2 ऐसी टास्क दो, केस स्टडीज ऐसी दो कि ऐसे केस में क्या है, तुम एचआर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, एचआर जॉब के लिए कर रहे हो, तो ऐसा प्रोफाइल दो उसको, उसी तरीके से उसका चेकिंग होना चाहिए। आगे आ रही बात में? तो अब तुम्हारा कंक्लूजन मैंने जो अभी तक बोला, ये मैं बोल रहा हूं कि आज के टाइम पे कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो, कंपटीशन बहुत कम है और इसका फायदा उठा लो। और ये रहेगा अगले 2, 4, 5 साल तो रहेगा, इतना कम रहेगा क्योंकि अभी नहीं है, अभी स्टूडेंट्स नहीं है उतना। और दूसरा फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बैकलॉग की जो मैं बात कर रहा था, बैकलॉग मैंने तुम्हें बोला राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, अगर ये नहीं है दे विल नॉट टेक यू। प्राइवेट या पब्लिक की कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर मेरे को 4 बंदे रिक्रूटमेंट करने हैं तो मैं 4 रखूं। इफ दे फाइंड 5 पीपल कैपेबल दे विल टेक 5, इफ दे फाइंड 3 पीपल कैपेबल दे विल टेक 3, उनकी कोई कंपल्शन नहीं है। आ रही कि नहीं आ रही पर्सन में? आपने सुना होगा जब यहां पे कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती होंगी, आई तो 4 के लिए थी वो 2 ही लेके गई, या आई तो 4 के लिए थी वो 6 ले गई। ये सुनने में आती हैं चीजें जब हम कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। क्यों? उनको लगे कि ठीक है ये पर्सन बच्चे ठीक है, हमें चाहिए, हम रख सकते हैं, दे आर कैपेबल और इस जॉब के लिए बने, उनको रखते हैं। आ रही कि नहीं बात? तो हमें ये सिनारियो को समझना ज्यादा जरूरी है। इंजीनियरिंग डोमेन है क्या, आज का सिचुएशन क्या चल रहा है, और दूसरा आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हैं, इस चीज को प्राउड फील करो कि यू आर द वन जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री की ग्रोथ के अंदर। लॉयर्स आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर, बहुत प्रोफेशंस हैं, बट इंजीनियर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। मैंने जब बात किया प्राइवेट या पब्लिक में, आप लोगों ने किस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में नाम लिए जिसमें मेजॉरिटी इंजीनियर डोमेन से हैं। हमने ISRO की बात करी, हमने टाटा की बात करी, महिंद्रा की बात करी, बाकी डोमेन्स की बात करी, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, कोई भी चीज। आ रही कि नहीं आ रही बात में? अब ये जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं ये सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इसके इस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज मेहनत। और वो मेहनत लेकिन अगर हमने सर लगानी किस डायरेक्शन में है ये भी नहीं हमें पता होता। अब उसको करने का एक तरीका है, मैंने तुम्हें पब्लिक और प्राइवेट बताया। पब्लिक डोमेन में एंटर करना है तो तुम्हें पता है कैसे एंटर करना होता है, मैं भी तुम्हें बताता हूं। प्राइवेट डोमेन में एंटर करना है तो प्राइवेट तुम्हें ऊपर तभी पैसा लगाएगा, मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हारा जो है तुम्हारा ब्रांडिंग है, तुम्हारे वही सेम कंपनी यहां पे आके मान लो 5 लाख का पैकेज दे रही है, वही सेम कंपनी NIT में जाके 8 लाख का पैकेज दे रही है, IT में जाके 15 लाख का पैकेज दे रही है, ऑल आर बीटेक ग्रेजुएट। ठीक है, थोड़ा बहुत जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टिल व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? दैट इज कॉल्ड द ब्रांडिंग। तो तुम्हें ब्रांडिंग और दूसरा स्पेशलाइजेशन नीड है आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज का, खास करके प्राइवेट डोमेन में। बैचलर लेवल पे कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट बैचलर लेवल पे ठीक है बहुत कम गई है, IITs में भी बीटेक में ओनली 25% प्लेसमेंट हुआ है इस बार 2024 के अंदर। लेकिन व्हाट अबाउट द मास्टर्स प्लेसमेंट? इट वाज एज गुड एज अर्लियर, किसी भी डोमेन की बात करूं। लेकिन वो चीज तो दिमाग में रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूं मास्टर्स में प्लेसमेंट अच्छी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी का हो गया। भाई जो डिजर्व करता था उसका होगा, जिसने अपने आप को प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया उसी का होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ये एग्जांपल आप अपने कॉलेज में भी देख लेना। जो लोग सीरियस होंगे प्लेसमेंट को लेके उसका सी हो जाएगा, जो लोग सीरियस नहीं होंगे प्लेसमेंट को लेके उसका नहीं होगा। तो तुम्हें अपने आप को हर चीज के अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब जरिया क्या है सर, अब रास्ता क्या है? मैंने बहुत सारी ऑप्शंस तुम्हें बताई हैं। रास्ता जो है तुम्हारा, रास्ता यहां तक पहुंचने का जो तुम्हें मिलेगा वो एक एग्जाम से मिलेगा, जिस एग्जाम को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द गेट एग्जामिनेशन। दिस इज कॉल्ड द गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जाम व्हेन इट स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था गेट का एग्जाम? पहली बार कब हुआ? 1982 में हुआ था पहली बार एग्जाम। पहले ये सब्जेक्टिव होता था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव हुआ, मतलब एमसीक्यू हुआ। अब इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। देखो गेट एग्जाम का जब हम नाम सुनते हैं ना तो 2 चीजें दिमाग में आती हैं। पहला, डिफिकल्ट है। किसको लगता है गेट डिफिकल्ट है? हाथ खड़ा करना यार, ईमानदारी से करो, मेरे को सही वो नहीं जाएगा। अब हाथ खड़ी रखना। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आप में से कितने लोगों ने गेट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखे? Still you are finding it difficult. Now still you are finding it difficult. Now the problem is the concept. पहला, मैंने तुम्हें लगा गेट डिफिकल्ट है, गेट डिफिकल्ट नहीं है, तुमने तो अभी प्रीवियस ईयर भी नहीं देखी यार, 90% हाथ नीचे हो गए तुमने, और तुमने मान लिया कि डिफिकल्ट है। दूसरा, बात डिफिकल्ट की नहीं है, बात डिफिकल्ट की नहीं है। फैक्ट इज तुम्हें लगता है कि गेट में मेरे को 60-70 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे तो मेरा करियर बनेगा। कितने लोगों को यह लगता है? अब तो नहीं करोगे क्योंकि मैं प्रूफ दे चुका हूं तुम्हें। तो अब नहीं है। यस, आज से 4-5 साल पीछे चले जाओ। फैक्ट वाज दिस, जो आईओसीएल आज 35 नंबर पे कॉल कर रहा है मैकेनिकल को, वो था 5-6 साल पहले जब तुम्हें कम से कम 70-75 प्लस नंबर चाहिए होते थे टू गेट द कॉल फ्रॉम द आईओसीएल। अब नहीं है, तो इस चीज का तुम्हें फायदा उठाना है। अब गेट एग्जाम है क्या एक्चुअल में यार? गेट एग्जाम ध्यान से समझना। देखो हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आप में से बहुत लोगों ने आईटी जेई का एग्जाम भी दे के आए हो +2 में, फिर आपने कॉलेज के एग्जाम दे रहे हैं आप। अब इसके बाद मान लो सपोज आप गेट का एग्जाम देंगे, या आप में से मे भी कुछ लोग अभी 3rd ईयर में अपीयर भी हुएंगे फरवरी के अंदर। देखो हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आपकी स्टेट जेई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एसएससी जेई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपके एई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आरआरबी जेई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अब हमें करना क्या है, पहले उस एग्जाम का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं कि इसमें भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से ये ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनालिसिस करने का एक ही तरीका है, क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू के अलावा तुम कोई तरीका ही नहीं उसको एनालिसिस करने का। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मान लो सपोज आपका पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट करते हैं, मान लो एसजीवीएनएल, और मान लो सपोज गेट एग्जामिनेशन। अब गेट एग्जाम में तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं? 65 क्वेश्चन आर देयर। 65 क्वेश्चन में थे मोर देन 55 क्वेश्चन आर न्यूमेरिकल्स। एसजीवीएनएल 120 क्वेश्चन होते हैं, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है। 120 क्वेश्चन 120 मिनट दे रहा है, वहां पे 65 क्वेश्चन के पीछे 180 मिनट दे रहा है, रफली 3 मिनट दे रहा है एक क्वेश्चन में। यहां पे तुम्हें दे रहा है वो 1 मिनट का टाइम दे रहा है रफली। तो अब यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे, 1 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, रफली 65 to 70% क्वेश्चन थ्योरेटिकल, याद रखने वाले, फैक्ट वाले, जो तुम्हें गेट में नहीं आएगा क्वेश्चन। गेट का प्रिपरेशन करना है तो लिख के करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके करना पड़ेगा। मे बी एसजीवीएनएल का या आपको अपनी स्टेट की जेई का अगर प्रिपरेशन करना है तो वो याद करके हो सकता है, क्योंकि तुम्हें वहां पे जाके सिर्फ टिक मारना है। यहां पे सॉल्व करना है तो लिख के करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तुम कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा कॉलेज में थ्योरेटिकल है, सर्वेइंग का कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है, कुछ पार्ट न्यूमेरिकल है, तो जो पार्ट थ्योरेटिकल है तुम उसको रीड करोगे, तुम ज्यादा उसको लिखोगे नहीं, लेकिन जो पार्ट न्यूमेरिकल है उसको तुम लिख के करोगे। ऐसे ही करते हो ना? तो ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम का पहले एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तुम उस एग्जाम को अप्रोच करोगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें जो प्रीलिम्स का पेपर 1 वाला पार्ट है उसकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले, तभी तुम उस आगे एग्जाम को कंप्लीट कर सकोगे, तभी तुम अपना सही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। तो गेट एग्जाम सुनने का डर दिमाग से निकाल लो पहला, आज की सिचुएशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर डर तब निकलेगा अगर तुम उसको समझोगे पहले कि एग्जाम है क्या चीज है। दूसरा, मेरे को भाई नहीं चाहिए 60, 70, 80 नंबर, नहीं चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी इस बार जिसके 30 नंबर भी आए हैं ना, वो भी आईआईटी चला गया है।
हमने भेजा उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम, मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूं कि 30 नंबर पे चला गया तो उसको आईटी में स्ट्रक्चर मिल गया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर टॉप डिमांडिंग है, क्योंकि जब तुम किसी आईटी में अप्लाई करते हो तो वहां पे तुम्हारे पास किसी एक आईटी में रफली 40 प्लस परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो मेरे को अपने क्रेडेंशियल के बेस पे, मेरा गेट स्कोर, मेरा सीजीपीए, मेरा कैटेगरी, इसके बेस पे एग्जैक्टली मेरे को 2-4 कहां पे फॉर्म डालना है सो दैट कि मेरे को कॉल आ जाए। ये एक प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पोस्ट गेट गाइडेंस। वो गेट एग्जाम के बाद होती हैं चीजें, राइट। तो 30 नंबर जनरल कैटेगरी, रिजर्व की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग हिमाचल में बहुत लोग एसटी कैटेगरी से हैं, उसका फायदा उठाओ। पब्लिक सेक्टर से बहुत इजीली कॉल है आपको। हर आईआईटी, आईआईसी बेंगलोर, 35 नंबर आईआईसी बेंगलोर से कॉल तुम्हें मल्टीपल्स। तो हमें उस चीज का कैसे फायदा उठाना है, उस चीज को पूरा प्लान करना, एनालिसिस करना जरूरी है। तो गेट एग्जाम पहला, मेरे को 70 नंबर नहीं लाने, 70 नंबर लाने के लिए मेरे को 100 नंबर का पढ़ना पड़ता था। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई 40 नंबर ले आओ, तुम्हें कॉल आ जाएगा आईटी से। 50 नंबर ले आओ, तुम्हें कॉल आ जाएगा इसमें पब्लिक सेक्टर से। तो मेरे को 100 नंबर का पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, रिड्यूस इट टू द 80 मार्क्स। एग्जाम्पल, स्मार्ट वर्क। कैसे? आपका जितना पूरा सिलेबस है ये रफली है 500 घंटे का, रफली अंदाजा गेट का, ठीक है जी। अब इसमें सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड आरसीसी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं रफली इसको लगता है 200-220 घंटे, रफली बता रहा हूं तुम्हें मैं। और इसमें से कितने नंबर का आता है? 12 से 15 नंबर का। अब मेरे को बताओ भाई, इस 220 घंटे का एफर्ट मार के मेरे को 12-15 नंबर, 15 नंबर मान लो मैक्सिमम का हो रहा है, इसके बजाय मैं 280 घंटे को ढंग से तैयार करके मैं 85 नंबर का तैयार कर लूं। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये चीज इंपॉर्टेंट होती है भाई। सॉइल और एनवायरमेंट 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से 25 नंबर का आता है, तो करो यार उसको तैयार, टारगेट करो। मेरे को 20 + 25 में से लेनी है। मैथ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मिला के 30 नंबर का आता है, तो टारगेट करो मेरे को 20+ इसमें लेनी है। तैयारी इसी हिसाब से रखो। पागलों की तरह मत लगे रहो सिलेबस कंप्लीट करने में, नहीं रिक्वायरमेंट है। हम लोग लगे रहते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, उसके लिए नहीं होगा यार। सिलेबस होगा, प्रिपरेशन होगा, मार्क्स आएंगे स्मार्ट स्ट्रेटेजी से। सर्वेइंग कुछ टॉपिक है जहां से आता है तो उसी को पढ़ो, क्यों अननेसेसरली एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है। हाइड्रोलॉजी 2 ही टॉपिक है जहां से आता है, एक हाइड्रोग्राफ से आता है, दूसरा मेरे को नहीं पता, ठीक है जी कहां से आता है। तो कहने का मतलब है, तो स्मार्ट वर्क रिक्वायरमेंट है, स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान करो, लिखो कहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन तभी तुम एनालिसिस कर पाओगे जहां से तुम्हें, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे। बात आगे समझ में? दिमाग से निकाल दो गेट इज डिफिकल्ट, दिमाग से निकाल दो। मेरे को 70+ नंबर लेके आने पड़ेंगे गेट एग्जाम में, अगर मेरे को गेट के थ्रू करियर बनाना है। आगे जी समझ में? नेक्स्ट, गेट एग्जाम का मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों को प्रोसेस इसका पता होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है? सी दिस इज 65 क्वेश्चंस। इस पे विजिबल क्यों नहीं है? कोई बात नहीं। 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 180 मिनट्स, ये आपको पता है। 70 मार्क्स का आपको आएगा टेक्निकल पार्ट, जो आप इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इस 100 मार्क्स में एक भी नंबर का ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम लोग बीटेक के एंड तक नहीं पढ़ोगे। एक भी नंबर का ऐसा पार्ट नहीं है। 70 नंबर का आएगा तुम्हें टेक्निकल, और 15 नंबर का आएगा तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड क्या है? जो तुम 10th तक पढ़ के आए हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश 10th तक पढ़ के आए हो। और 15 नंबर का आएगा तुम्हें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्वांट, M1, M2, M3, ये आप लोग पढ़ते हैं, अभी बीटेक के दौरान पढ़ोगे। इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है पहला टाइप क्वेश्चन कौन सा आता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होगा। दूसरा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा आंसर ठीक होंगे। तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, नेट, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होकर तुम्हें आंसर पुट करना है। वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 मार्क का 0.33 और 2 मार्क्स का 0.66। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में फिलिंग द ब्लैंक वाले में नेगेटिव नहीं होती है। उसके बाद गेट में आपका जो एग्जाम ये है, आप 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। 3rd ईयर ऑनवर्ड यू कैन राइट द गेट एग्जामिनेशन। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद 3rd ईयर में देने के तुम्हें बेनिफिट क्या है। उसके बाद 70-30 मैंने तुम्हें बता दिया। गेट अगर तुम्हारा क्वालिफाई हो जाता तो मेजॉरिटी ऑप्शंस तुम्हारी ओपन हो जाएंगी। गेट में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। आप लोग अपनी उसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से। उसके बाद जो गेट का स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप लोग 2 गेट के पेपर दे सकते हो। नाउ दीज 2 पॉइंट्स आर लिंक्ड।
गेट थर्ड ईयर में देना और गेट का स्कोर वैलिड इज फॉर 3 इयर्स। ना अब जैसे मैंने तुम्हें बताया स्टूडेंट्स आर वेरी लेस इन द मार्केट। अब इसका ट्रबल पब्लिक सेक्टर को भी हो रहा है। क्या ट्रबल हो रहा है? उनका बैकलॉग जा रहा है, उनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा। तो अब ये तुम खुद इतने समझदार हो कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने के लिए पैसा भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, टाइम भी लगता है, सब कुछ लगता है। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया। नॉर्मली क्या होता है कि जब तुम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो जो गेट के थ्रू होती है, उसमें उसी साल का गेट स्कोर अलाउड होता है। जब तुम IOCL की बात करें, सेल की बात करें, तो वो उसी साल का गेट स्कोर अलाउ करता है। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर रहे हैं, लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर को अलाउ कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड लास्ट 3 ईयर गेट स्कोर, NTPC लास्ट 3 ईयर गेट स्कोर, योर दिस कैबिनेट सेक्रेटरीट लास्ट 3 ईयर गेट स्कोर, इंटेलिजेंस ब्यूरो लास्ट 3 ईयर गेट स्कोर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लास्ट 3 ईयर गेट स्कोर। अभी कल ही आया नोटिफिकेशन, नेशनल हाईवे से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें भी 3 इयर्स का गेट स्कोर, 22 वैकेंसीज उसमें सिविल की हैं। तो अगर तुम थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर लेते हो और अच्छे मार्क्स के साथ कर लेते हो 40+, तो उस टाइम पे तुम एलिजिबल नहीं हो कहीं पे अप्लाई करने के लिए। ध्यान से समझना, क्योंकि जहां पे फाइनल ईयर एलिजिबल है कहीं पे तुम एलिजिबल हो। लेकिन तुमने थर्ड ईयर में गेट स्कोर दिया, दिया, अपने मार्क्स आए, और तुमने उसको 8 सेमेस्टर में तुम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जाके तुम एलिजिबल होना स्टार्ट हो जाते हो। तो तुम वो थर्ड ईयर वाले गेट स्कोर को यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम थर्ड ईयर में दे रहे हो। तुम कॉलेज के साथ कंपैरेटिवली तुम्हें लगता है कि डिफिकल्ट है, मेरे को लगता है कॉलेज के साथ इसको मैनेज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि तुम उस इनर्शिया में हो, तुम उस मोमेंटम में हो। ट्रबल तब आता है जब बीटेक कंप्लीट हो गया, करें क्या, साथ वाला तो ये कर गया, उसके वाला तो वो कर गया, वो तो ये प्लान कर रहा है, वो तो ये प्लान कर रहा है, प्रेशर क्रिएट होता है बिना मतलब का। तो कॉलेज के साथ साथ रह के अगर तुम मैनेज कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग एंड यू कैन डू दैट। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। करना क्या है, सेकंड ईयर अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं उसको बोलूंगा 2 घंटे निकालने हैं भाई डेली बेस के, मोर देन सफिशिएंट। थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, मैं बोलूंगा 3 से 4 घंटे निकालने हैं, मोर देन सफिशिएंट। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इस स्टेज पे प्रिपरेशन नहीं होगा। मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने गेट के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया, क्योंकि उसका लास्ट डेट जा चुका है। इससे अच्छी भी एक गुड न्यूज और भी आ चुकी है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। तो ये चीजें हैं जो तुम्हें मैटर करती हैं। तो थर्ड ईयर में अगर तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारे फ्रेंड है, उनको बताना ये चीजें। मे बी आई विल रिक्वेस्ट कि अगर मेरा सेकंड ईयर के साथ अलग से सेशन हो जाए तो उनमें हम चीजें बता देंगे कि सेकंड ईयर में तुम्हें देने के या थर्ड ईयर में देने के तुम्हें बेनिफिट क्या होंगे। आगे की बात में अब ये 2 गेट पेपर का भी थोड़ा कंसेप्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। ना टॉक अबाउट द जॉब्स। देखो गेट के थ्रू मैंने तुम्हें बताया प्राइवेट में तुम्हें कैसे बेनिफिट मिलता है। पहला तो तुम्हारा गेट को अपने आप में, देखो गेट क्वालिफाई करना, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब क्या है। किसी का 8.5 CGPA, किसी का 7 CGPA, क्या उसकी कैपेबिलिटी या उसकी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करता है? नहीं करता। ये एग्जाम करता है, ये एग्जाम करेगा, क्योंकि इस एग्जाम का मतलब क्वालिफाई करने का बड़ा सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये है कि तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग की समझ है, तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट में डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। यस, आउट ऑफ 100 मार्क्स अराउंड 12 से 15 नंबर का अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं डिफिकल्ट होता है। जरूरत ही नहीं है उसको हाथ डालने की, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको लगता है कि मेरे को सर स्टील नहीं छोड़ना, तो प्लास्टिक एनालिसिस और कनेक्शंस कर जाओ के लिए, वहां से क्वेश्चन आता है, पूरा स्टील स्ट्रक्चर नहीं करने का रिक्वायरमेंट है। तो जहां से क्वेश्चन आता है सिर्फ वही पार्ट कर लो, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी स्कोर करने का। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो तुम्हें प्लान अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि प्लानिंग अगर तुम्हारी सही है और उसके बाद अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन सही है, देन द जॉब इज डन। ठीक है जी। तो प्राइवेट में तुम्हें बेनिफिट मिलते हैं, तुम्हारे कंपनी आ रही है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, तुमने थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर दिया या फाइनल ईयर में, कब कंपनी आ रही है उसके रिस्पेक्टिवली, और तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तुम्हारे रिज्यूमे पे लिखा हुआ है 5 लोग गए इंटरव्यू में, 2 ने लिखा हुआ उसके रिज्यूमे पे क्या है, मैं गेट क्वालिफाइड। आपको नहीं लगता उसको बेनिफिट देगा? 101% उसको बेनिफिट देगा वो। ये बेनिफिट होता है प्राइवेट के अंदर। और गेट क्वालिफाई करना एक ऐसी चीज है जिसका तुम पूरी लाइफ फायदा ले सकते हो, पूरी जिंदगी। और अपने रिज्यूमे पे लिख के रखो कि आई वाज गेट क्वालिफाइड इन दिस ईयर। जब भी तुम्हारा 10-15 साल, जब भी तुम कहीं पे शिफ्ट मारोगे, जो भी करोगे, उसको लिख सकते हो। दूसरा आ गया गवर्नमेंट जॉब। मैंने यहां पे गवर्नमेंट लिखा, तो गवर्नमेंट में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, बहुत सारी स्टेट्स, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश ने इस बार 3 डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कुछ 5-6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स में
जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है या सब डिवीजन इंजीनियर का जो जॉब है या एसडीओ का जो जॉब है वो गेट के थ्रू है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू, कुछ नहीं, जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डन। लेकिन हिमाचल में अभी तक नहीं है। दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया आपके पास पब्लिक सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस बता सकता है मेरे को क्या है पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर एक स्टेट, 100% शेयर होल्डर्स। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि 51% शेयर इज ऑफ द किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और रिमेनिंग जो शेयर हो सकता है वो किसी स्टेट का, प्राइवेट का, महारत्ना पब्लिक सेक्टर का हो सकता है। कितने पब्लिक सेक्टर है रफली इंडिया के अंदर? अंदाजा अंदाजा 10, 20, 30, 40, 50, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर आर देयर, और रफली 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो हर साल, चाहे वैकेंसी कम है चाहे ज्यादा है, जो इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। और पब्लिक सेक्टर में जो मेन चीज है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है वो क्या चीज है? ये सैलरी पैकेजेस। असिस्टेंट इंजीनियर का सैलरी कितना का होता है जब फ्रेशर का? रफली 65-70 हजार के आसपास, एक क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर का। पब्लिक सेक्टर में मिनिमम 8 लाख के आसपास, मिनिमम, मतलब जहां गवर्नमेंट का खत्म होता है वहां पब्लिक सेक्टर का स्टार्ट होता है। आपके बैंक्स क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, J&K बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर है। आप देखना बोर्ड पे जाते हो वहां पर लिखा होगा नीचे आप PSU अंडरटेकिंग, राइट? तो यहां पे सैलरीज ज्यादा होती है गवर्नमेंट से। अब दिमाग में आता है सर गवर्नमेंट जॉब, आप लोगों में से जो भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहता है, एक रीजन गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं पूरे इंडिया से पूछ चुका हूं, किस चीज से सिक्योरिटी? मेरे को कोई नहीं आंसर दे पाया आज तक। किस चीज से? जॉब से निकाल ना दे भाई, क्यों निकाले तुम्हें कोई? हाँ, कब से? गूगल से निकाले, सभी को निकाल दिया। क्यों निकाले? तो मेरे को सीरियसली आज तक इसका आंसर नहीं मिला। मैं हर कॉलेज में जाके पूछ रहा हूं किस चीज से तुम सिक्योरिटी चाहते हो यार, चाहे तुम गवर्नमेंट में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे प्राइवेट में हो। नाउ द कंडीशन इज, प्लीज, गूगल ने सारे नहीं निकाले, उसने निकाल दिए होंगे वो लोग जो मे बी जिसको ये लग रहा है कि मेरे को इनको निकालने से फर्क नहीं पड़ रहा, अभी मार्केट में प्रोजेक्ट्स कम है तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी करते हैं। जब नहीं है, साइकिल सही चल रहा तो कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइवेट में ये फ्रीडम है इस चीज का, गवर्नमेंट में नहीं है, नो डाउट इस चीज का। लेकिन गवर्नमेंट में भी तुम्हें निकाला जा सकता है, किस कंडीशन में वो तुम्हें पता है। तो कभी डर नहीं लगना है, अपने अंदर डर मत लेके आओ कभी भी। इफ यू आर कैपेबल एंड इफ यू आर डूइंग गुड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर कैपेबल एंड डूइंग गुड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं तुम्हें हिला सकता। अगर तुम अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, तुम्हें निकालने के बारे में 10 बार सोचेगी वो कि अगर इसको निकाल दिया तो मेरा ये सिस्टम सारा हिल जाएगा, ये सारा सिस्टम कंट्रोल करके बैठा है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो सिक्योरिटी का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। और अगर तुम इंटरव्यू में जाओगे कभी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट में, और तुमसे वो पूछता है व्हाई पब्लिक सेक्टर, यू वांट टू जॉइन पब्लिक सेक्टर, व्हाई यू वांट टू जॉइन गवर्नमेंट जॉब, जहां पे कोई बच्चा बोलता है जॉब सिक्योरिटी, उसको कभी नहीं रखा जाता। और ये बोलनी नहीं होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, ये नहीं है यार रीजन गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने। तुम तो आराम के लिए जा रहे हो, फिर वहां पे अगर तुम बोल रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस है, तुम काम करने के जा रहे हो, आराम के लिए जा रहे हो। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो तुम्हारी इंटरव्यू में मैटर करती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी मैटर करती है इंटरव्यू में, चाहे वो कोई भी डोमेन से रिलेटेड हो, प्राइवेट, पब्लिक या गवर्नमेंट। आगे की बात में, अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं, एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। अब दो यहां पे कुछ मैंने नाम लिखे, इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो विदाउट गेट लेते हैं। कौन सा पब्लिक सेक्टर है ये? HAL तो पढ़ लिया मैंने भी। फुल फॉर्म क्या है इसकी? हाँ, फुल फॉर्म तो बता दो। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। कितने पब्लिक सेक्टर, महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंडिया के अंदर? नहीं है, पहले 13 थे, अभी 14th हुए, अभी 14 हो गए हैं। और कौन सा 14वां एंटर किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 14th पब्लिक सेक्टर है। ये तुम्हारा उसके अंदर पूछे जाते हैं, उसके अंदर रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन कि कौन सा रिसेंटली पब्लिक सेक्टर एंटर किया है, महारत्ना बना है। सो दिस इज HAL। तो HAL विदाउट गेट, ISRO विदाउट गेट, BRC विद एंड विदाउट गेट, HPCL विदाउट गेट, SJVN विदाउट गेट, BL विदाउट गेट, BHEL विदाउट गेट,
देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विदाउट गेट, राइट। तो ऐसे रफली तुम्हारे पास 25 to 30+ पब्लिक सेक्टर ऐसे आते हैं हर साल जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं, और उनका प्रोसेस, उनका जो रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम पैटर्न, जितने भी विदाउट गेट पब्लिक सेक्टर होते हैं उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो वही है, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट। जो विदाउट गेट है, जो विद गेट है वो तो फिर गेट एग्जाम के ऊपर ही होना है, ठीक है जी। तो इनका जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, गेट का एग्जाम दिया, तुम्हारा को स्कोर आ गया, उसके बेस पे तुम अप्लाई करोगे पब्लिक सेक्टर में, फिर अगर तुम्हारा नाम उसमें मेरिट में आ जाता है फिर नेक्स्ट राउंड होता है। नेक्स्ट राउंड ये सारा भी हो सकता है, और इनमें से ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, राइट। तो मिक्स भी हो सकता है, विदाउट गेट, सॉरी जिसमें इंटरव्यू भी नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, वो मैंने तुम्हें बता दिया, कोल इंडिया और एनटीपीसी उसमें कुछ भी नहीं होता है, राइट। उसके बाद सारा होता है सेल के अंदर, आईओसीएल के अंदर जीडी जीटी इंटरव्यू होता है। तो ये पीएसयू टू पीएसयू वही करते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे जिसमें ओनली इंटरव्यू होता है, लाइक ओएनजीसी हो गया, ऐसे बहुत सारे जिसमें ओनली इंटरव्यू होता है। विदाउट गेट होंगे, उसमें रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और नेक्स्ट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हायर स्टडीज में क्या है, देखो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं ऑप्शन है, देन ऑलवेज गो फॉर द हायर स्टडीज। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग सर व्हाट वी कैन डू अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज द हायर स्टडीज। ऑलवेज गो फॉर द हायर स्टडीज। मेरी तरफ से हर किसी को एडवाइजेबल है, एवरीवन शुड गो फॉर द हायर स्टडीज। रीजन उसके पीछे 3 है, ध्यान से समझना। पहला क्या, ब्रांडिंग। मैटर ये नहीं है मैं हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं तो कहीं से भी कर लो, ये मैटर नहीं करता है, कहां से कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है हायर स्टडीज के केस में। बैचलर के केस में उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बैचलर के बाद जब तुम कहीं पे भी, ध्यान से समझो इस चीज को प्लीज, बैचलर के बाद तुमने कहीं से भी करी हो, इसके बाद का जो आगे वाला स्टेज है करियर का, उसमें तुम्हें कंपीट करना है। जहां पे भी तुम्हें अच्छी चीज के लिए जाओगे तुम्हें कंपीट करना है, चाहे तुम आईटी से हो, चाहे तुम एनआईटी से हो, चाहे ट्रिपल आईटी से, किसी भी कॉलेज से हो, तुम्हें कंपीट करना पड़ेगा। भाई अगर मेरे को आईओसीएल से कॉल लाना है तो मेरे को गेट का एग्जाम देना पड़ेगा और गेट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी मेरे को आएगा कॉल, चाहे तुम किसी भी कॉलेज से हो। लेकिन हायर स्टडीज के बाद ब्रांडिंग मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मैटर करता है तुम्हारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कि तुम किस डोमेन में स्पेशलाइज्ड हो। एक चीज दिमाग में रखना, आईटीज एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो सोसाइटी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। वहां पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां वो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट बैठे हैं अपनी अपनी डोमेन्स के, स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट, वाटर रिसोर्सेज का एक्सपर्ट, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपर्ट, एनवायरमेंट के एक्सपर्ट। कहां पे होंगे, इंडस्ट्रीज में होंगे, आईटीज में होंगे। आईटीज इंडस्ट्रीज आईटीज में है, क्योंकि वो बहुत लोगों को गाइड कर रहे हैं और बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री में पर्सन है वो एक पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट है, वो हर डोमेन, वो एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर सकता है। तो ये जो हायर स्टडीज डोमेन है, इसमें तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें ये पैसा मिल रहा है। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जो तुम्हें पैसा दे। तुम्हें ये जो पैसा मिल रहा है कहां से आ रहा है, टैक्सेस का है। आपको लगता है टैक्सेस का है पैसा? नहीं, ये प्रोजेक्ट्स से हैं, जो इंडस्ट्रीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके लिए उसने प्रोफेसर को दिए प्रोजेक्ट्स, फंडिंग दिए उसको कि ये लो प्रोजेक्ट, ये प्रॉब्लम है। एग्जांपल लेके चल रहा हूं अभी रिसेंट, आईफोन किस किस के पास है? आईफोन किस किस के पास है? जल्दी करो, बात करो। आप लोगों के लिए अभी iOS 18 अपडेट आया ना नया, इंस्टॉल कर लिया? उसमें एक चीज आई है क्या, पास की। देखा सभी ने, जिसके पास भी है। अब मेरे को बताओ, अगर तुम्हारा जीमेल का पासवर्ड लॉस कर गया है, तुम उसको, क्या तुम ये जान सकते हो क्या था पासवर्ड? वो जान सकते हो? तुम रीस्टोर वो कर सकते हो, उसको फॉरवर्ड करके नया बना सकते हो, लेकिन क्या मैंने पासवर्ड रखा था? ये फीचर आया है उसके अंदर, पास की के अंदर, कि अगर तुमने उस डिवाइस में अगर पासवर्ड सेव किया हुआ है तो तुम्हें वो दिखा देगा कि ये पासवर्ड रखा हुआ है तुमने, जो तुम भूल चुके हो। बात आ गई समझ? अब तुम्हें क्या लगता है इसकी रिसर्च एप्पल में हुआ होगा? नहीं, किसी ना किसी MIT में या जहां पे रिसर्च हो रही है इन पर्टिकुलर चीजों को लेके, उन्होंने दिया होगा कि ये एक ऐसी चीज बनानी है, ऐसा ऐप बनाना है या ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, ये रहा पैसा, ऐसे करना है इसको। आगे की बात सुने यार, प्लीज आपस में डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज। तो जो रिसर्च है, ये जो हायर स्टडीज है, ये एक्चुअल में एक तरीके की जॉब होती है, क्योंकि तुम प्रोफेसर के साथ
उन जॉब्स के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर काम करते हो जो तुम्हारी वहां पे सोसाइटी, जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स वहां पे दिया हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स वहां पे दिया हुआ है, तुम उसके ऊपर काम करते जाते हैं, जिसके अगेंस्ट तुम्हें पैसा मिलता है, जो एमएचआरडी देता है तुम्हें, क्योंकि वो जो उसको पैसा मिला है इंडस्ट्री से वो एमएचआरडी को जाता है। आगे की बात समझ में, तो हायर स्टडीज इज द बेस्ट थिंग। तीन चीजें हैं इसमें, एक एमटेक है जो 2 साल का प्रोग्राम है 12,400 रुपए पर मंथ, एमएस 3 साल का प्रोग्राम 12,400 पर मंथ, डायरेक्ट पीएचडी जिसमें 38,000 से लेके 80,000 रुपए पर मंथ का क्या है आपको स्टाइपेंड होता है। देखो पीएचडी से बच्चे बहुत घबराते हैं, सर पीएचडी, सर हमने तो कभी मास्टर्स भी नहीं सोचा, पीएचडी कहां से चले जाएंगे। तो लेकिन पीएचडी को यार, एक पीएचडी को उसको स्टडीज से मत रिलेट करो, ये जॉब होती है, तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो एक सोसाइटी की, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, और जब तुम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो तुम प्राउड फील करते हो। मे बी वो 2, 4, 5, 10 साल के साथ मार्केट में आए एक प्रोडक्ट के साथ, जैसे मैंने तुम्हें बताया एक पासकी के साथ, तुम इन चीजों को प्राउड फील करते हो। चंद्रयान 3 एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट था जिसने हमारे साथ इंटरव्यू के लिए उसने ज्वाइन किया, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाता है, इंटरव्यू जीडी के लिए, योरपीडिया। उसमें एक स्टूडेंट आया जो मेरे को उसका प्रोफाइल ध्यान नहीं है, ही वाज प्राउडली सेइंग सर आई वाज द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, आई वाज द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। पता है क्या काम था उसका? उसको सिर्फ चंद्रयान 3 के रिलेटेड जो कुछ बना होगा वो कैरेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था उसका काम, बट ही वाज सेइंग इट प्राउडली। समझ में आ रही है? कोई टेक्निकल काम नहीं था उसका, कोई ऐसे रिसर्च वाला कोई काम नहीं था, उसका काम था सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाला। इसी चीज में वो प्राउड फील कर रहा था कि आई वाज द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो ये तुम्हें किस तरीके से तुम्हें प्रेजेंट करना है चीजों को, वो मैटर करता है। तो ये जो तुम यहां पे करते हो हायर स्टडीज के अंदर, वो तुम एक्चुअल में एक प्रॉब्लम पे, सोसाइटी की प्रॉब्लम पे, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पे तुम वर्क करते हो। आगे की बात समझ में? नाउ मैनेजमेंट, बहुत बच्चों का टारगेट होगा मैनेजमेंट से रिलेटेड कि सर मेरे को एमबीए या पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए जाना है, आईएमएस में जाना है, तो कैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरी आईटी, ईच एंड एवरी आईटी, ईच एंड एवरी एनआईटी हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज। हर आईटी एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, और जहां पे प्लेसमेंट्स आर दी बेस्ट प्लेसमेंट्स, और एंट्री किससे मिल रही है? तुम्हारा गेट के थ्रू। प्लेसमेंट दी बेस्ट, मैनेजमेंट कोर्सेज में प्लेसमेंट्स आर बेटर देन द मास्टर्स प्लेसमेंट। एमटेक एमएस की प्लेसमेंट से ज्यादा होती है जो सैलरी पैकेजेस, सॉरी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मैनेजमेंट में जो कंपनी वहां पे आती है तो तुम्हारा जो प्रोफाइल वहां पे होता है वो टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल होता है, तुम्हें काम करवाने के लिए लेके जाया जाता है, काम करने के लिए लेके नहीं दिया जाता। आगे की बात सुनिए, नो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। आप में से कितने लोग हैं जो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जिन्होंने टारगेट लिया है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर आप लोगों के दिमाग में, प्लीज 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 यार प्लीज डिस्टर्ब में, टाइम वेस्ट होगा प्लीज। आप में से कितने लोग, अब मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं तुम्हारा 1.5-2 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, अब बताओ कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए? 1.5-2 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में आता कि सर 25, 30, 40, 50 लाख रुपए लगेंगे। नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं। मैं तुम्हें प्रोसीजर बताता हूं। आप में से कोई ऐसा है जहां पे जिसका सीजीपीए 8+ है? 8+ सीजीपीए, वेरी गुड। या कोई ऐसा है जो जिसको लगता है कि मैं नियर टू 8 हूं और मैं 8+ कर लूंगा, एट द एंड इंटर्नशिप भी होना, ट्रेनिंग भी होगा 8+। तुम्हारे लिए एक चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो यार डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे ना, सारा मोमेंटम लूज हो जाएगा और फिर बात नहीं बनेगी और तुम्हें ना उसको इस चीज को एंजॉय कर पाओ। मेरे ऊपर छोड़ दो यार, जहां पे र्यूमर डालना मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। हायर स्टडीज अब्रॉड इज द बेस्ट थिंग, इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि रैंकिंग्स की अगर आप देखोगे तो रैंकिंग्स के अंदर इंडिया के इंस्टीट्यूट्स कहां पे आते हैं? ऑल्दो आईटीज आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लेकिन अगर तुम वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो आईटीज कहां पे आते हैं, रैंक करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो टारगेट द अब्रॉड। अब अब्रॉड में जाने के 3 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। पहला मास्टर्स प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम के लिए तुम अब्रॉड जा सकते हो। गेट के थ्रू 4 यूनिवर्सिटीज हैं, गेट के थ्रू 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो लेती हैं। कौन सी है, किसी को पता है? मैं बोल देता हूं, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, RWTH जर्मनी एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये 4 यूनिवर्सिटीज है जो गेट के थ्रू मास्टर्स प्रोग्राम के लिए करती हैं, राइट? उसके बाद इसके अलावा पूरा वर्ल्ड ओपन है मास्टर्स के लिए। नाउ इफ यू आर टारगेटिंग द मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, टारगेट यूरोप। क्यों यूरोप टारगेट करना है? क्योंकि अगर तुम यूएसए या कनाडा से करोगे तो तुम्हें वहां पे पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा, 25, 30, 40 लाख तक लग सकता है, जो हमें नहीं लगाना है, पैसा नहीं वेस्ट करना है। अब यूरोप में क्या फायदा है? यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं
जिसमें जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें ट्यूशन फीस नहीं होता है, वो बहुत डेवलप हो चुकी हैं। बोले तुम पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, तो पैसा नहीं लेते, फीस नहीं होती है वहां पे तुम्हारा सिर्फ रहने खाने पीने का खर्चा होता है, और तुम्हारा जो रहने खाने का खर्चा जो वहां पे है वो 8-10 लाख से ज्यादा नहीं है, और 8-10 लाख तुम इजीली कवर कर सकते हो वहां पे तुम एक्स्ट्रा वर्क करके। पहला चीज। दूसरा, ध्यान से समझना, दूसरा तरीका है डू मास्टर फ्रॉम इंडिया, डू मास्टर फ्रॉम इंडिया एंड देन गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। क्यों? पीएचडी में क्या होता है कि पीएचडी जैसे इंडिया में कितना स्कॉलरशिप दे रही है, 38,000 से लेके 80,000 तक, ये इंडिया में है जो डेवलप्ड नहीं है। नाउ थिंक अबाउट डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री कितना असिस्टेंटशिप देती होगी? इट वेरीज फ्रॉम $2,500 टू $4,500। ये पर मंथ का स्टाइपेंड है, पर मंथ की असिस्टेंटशिप है, और तुम्हें 5 दिन काम करना होता है। इंडिया जैसा हाल नहीं है कि 24/7 आपको अपने प्रोफेसर के लिए अवेलेबल रहना है, वैसा काम नहीं है। 8 घंटे का जॉब, क्योंकि पीएचडी बहुत कंट्रीज में, बहुत यूनिवर्सिटीज पीएचडी को पीएचडी नहीं लिखते, वो जॉब लिखते हैं उसको। 5 दिन काम करना है, 8 दिन के लिए काम करना है, 2 दिन ऐश करो, क्योंकि तुम्हें पैसा ही अच्छा खासा मिल रहा है। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं 2,500, और तुम्हारा इसमें खर्चा $1,200-1,500 से ज्यादा नहीं है एक महीने का, क्योंकि फीस तो होती नहीं है पीएचडी की। पीएचडी की फीस नहीं होती है, पीएचडी में असिस्टेंटशिप होती है, वहां पे कोई खर्चा नहीं तुम्हारा, सिर्फ रहने खाने पीने का खर्चा होता है, और वो खर्चा तुम्हारा $1,200-1,500 के आसपास है। कम से कम $700-800 तुम खर्च करते हो, सॉरी बचाते हो। 60-70 हजार एक महीने का बचा रहे हो, और जाने का खर्चा 2 लाख से ज्यादा नहीं है, और इसमें एयर टिकट में मिला के बोल रहा हूं मैं। और तुम्हें कोई अपने फंड, कोई लोन, कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है दिखाने का कि सर 10 लाख होना चाहिए, एजेंट बोलते हैं 15 लाख होना चाहिए, नहीं है भाई रिक्वायरमेंट, क्योंकि तुम किस पर्पस से जा रहे हो वो मैटर करता है। तुम कोई 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के प्रोजेक्ट के उसके लिए नहीं जा रहे हो, कोर्स के लिए, क्योंकि जो वीजा इंटरव्यूअर वाला बैठा है उसको पता है कि क्या करने जा रहा है। 10 महीने के कोर्स में ये सिर्फ जाने के लिए जा रहा है, एक जरिया बनाया इसने जाने का। लेकिन जब तुम पीएचडी के लिए जा रहे हो अब्रॉड, तुम किसी प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, जिसमें तुम्हें 2,500 का असिस्टेंटशिप मिलेगा मिनिमम, और 4 महीने में जो तुम्हारे 2 लाख लगे हैं वो भी फिनिश, और तुम डेवलप्ड कंट्री में जाके काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। नो, थर्ड थिंग, ध्यान से सुनना, जिसका सीजीपीए 8+ है या जो कर सकते हो, दैट ऑप्शन इज द डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए। दैट इज अ डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए। ध्यान से समझना, पीएचडी में पहले चीजें पैसा क्यों ज्यादा है, क्यों दे रहे हैं भाई? सिंपल रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, उस प्रोफेसर के साथ पास प्रोजेक्ट है, आपको उसके साथ काम करना है उस प्रोजेक्ट के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा, ये चीज कहीं पे लिखी नहीं है, लेकिन ये होता है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। पीएचडी के लिए तुम्हें सिर्फ जाना है, और तुमने 2 साल किसी तरीके से वहां पे सर्वाइव करना है, और 2 साल के बाद तुम्हें जॉब ढूंढनी है वहां पे, और जॉब स्किल्ड जॉब, लेबर वाली जॉब नहीं, स्किल्ड जॉब ढूंढनी है। और जिस दिन तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम्हें अपने प्रोफेसर को बोलना है कि सर आई मैंने नीड, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरा सर जॉब लग गया है, मैं अभी पीएचडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, सो प्लीज रिलीव फ्रॉम हियर। वो आपको एमएस का डिग्री देके आउट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब इसमें फायदे देखो, पहला 25-30-40 लाख नहीं लगा, दूसरा तुमने 2 साल के लिए ऐश किया, मैं ऐश बोलूंगा उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम एमएस के लिए जाते हो तुम्हारा वीजा उतनी देर के लिए लगता है, 2 साल या 3 साल, लेकिन जब तुम पीएचडी के लिए जा रहे हो अब्रॉड, तुम्हारा वीजा 7 साल के लिए लगता है। तो तुम्हारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है अपने आप को वहां पे सेटल करने का। सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू गो अब्रॉड। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब हम अब्रॉड की बात करते हैं तो 2 चीजें मैटर करती हैं तुम्हारी सिलेक्शन में। यूनिवर्सिटी कोई रोल प्ले नहीं करती है तुम्हारी डायरेक्ट पीएचडी या पीएचडी आफ्टर मास्टर्स की सिलेक्शन में। रोल होता है प्रोफेसर का। नीड किसकी है? प्रोफेसर की। प्रोजेक्ट किसके पास है? प्रोफेसर के पास। क्वेश्चनेबल कौन है? क्वेश्चनेबल कौन है? प्रोफेसर है। इंडस्ट्री किससे पूछोगी? प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो पूछेगा प्रोफेसर से। कहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, रिव्यूज देने पड़ते हैं। आ रही कि नहीं पास में? तो जब तुम किसी प्रोफेसर को अप्लाई करते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू होता है, बस सब कुछ होता है। अगर उसको लगा यस मेरी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और ये जो बच्चे ने मेरे अंडर अप्लाई किया है इसका जो बीटेक का प्रोजेक्ट है या जो मास्टर्स का प्रोजेक्ट है वो भी स्ट्रक्चर की डोमेन में है और इसने मेरे को सारा चेक किया मेरा प्रोफाइल और मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अकॉर्डिंगली लिखा है, मैंने अपना मेल प्रोफेसर को अकॉर्डिंगली किया है जिससे वो उसको सेटिस्फेक्शन लगा कि यस दिस पर्सन कैन बी यूजफुल फॉर मी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उसके साथ वो इंटरव्यू करेगा। वो इंटरव्यू करेगा, उससे पूछेगा कि तेरे को ये आता है, ये चीज बता दो, ये चीज बता दो, जैसे इंटरव्यू होता है नॉर्मली। अगर आपको उसने यस बोल दिया उसके बाद सारी चीजें फॉर्मेलिटी है।
जब उसने यस बोल दिया देन ही विल टेल यू नाउ अप्लाई थ्रू द राइट चैनल, नाउ अप्लाई थ्रू द राइट चैनल। व्हाट इज द राइट चैनल? अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी। जब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली जो लेटर जाएगा उस प्रोफेसर के पास जाएगा, ठीक है नहीं? तो प्रोफेसर ने ऑलरेडी यस बोला हुआ है। तो दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू गो अब्रॉड। समझ में आएगी बात? मास्टर्स टारगेट करना तो यूरोप, दूसरा तरीका मास्टर्स डू फ्रॉम इंडिया, देन गो फॉर द पीएचडी, यू कैन कन्वर्ट लेटर इनटू द एमएस प्रोग्राम एंड देन कम आउट। तीसरा द बेस्ट वे इज गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, कोई तुम्हें 2500, 3000, 4000 डॉलर ऐसे नहीं देगा। ये चीज दिमाग रखना, तुम्हारा प्रोफाइल होना चाहिए, तुम्हारा प्रोफाइल होना चाहिए। अब इस प्रोफाइल से क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, हमारा जो योरपीडिया ग्लोबल वेबसाइट है या जो यूट्यूब चैनल है उसको एक बार गो थ्रू करना, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या मतलब बोल रहा हूँ प्रोफाइल से। हिंट मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारा एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा बीटेक में प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप ठीक होनी चाहिए। और जब तुम आईटी की, तुम जब प्रोफेसर की मान लो सपोज एमआईटी का आज ही जाके करना, एमआईटी का वेबसाइट खोलना और उसमें प्रोफेसर के सिविल डिपार्टमेंट में जाना, प्रोफेसर की प्रोफाइल पे जाना, उसमें देखना, उसमें लिखा होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है, जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो अप्लाई कर दो। दे कैन मेल में। लिंक्डइन को यूज करना स्टार्ट करो, इंस्टा को छोड़कर लिंक्डइन के ऊपर आ जाओ। लिंक्डइन पे बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होती हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये प्रोसीजर तुम्हें जो है फॉलो करना है। क्या हो गया? क्या बंद हो गए? ये बंद हो गए? करना किसने किया था पहले? अनायक। किसने किया था पहले से? आ जाओ जल्दी, आ जल्दी। हैकर है? चलो, इसके बाद हमारा जो पॉइंट था बेनिफिट्स राइटिंग गेट इन थर्ड ईयर में तुम्हें बता दिया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज हो गया, वाई हायर स्टडीज, अबाउट द अदर एग्जामिनेशन, अबाउट द अदर एग्जामिनेशन विच यू कैन राइट। टाइम 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 दिखा दिया मैंने। कितने बजे तक टाइम है हमारे पास? 4:30 सर के लेक्चर। यार मेरे लिए नहीं है, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, तुम्हारे लिए। एक दिन तुम एक्स्ट्रा लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अदर एग्जामिनेशन। गेट इज वन ऑफ द एग्जाम, ध्यान से सुनना, गेट इज वन ऑफ द एग्जाम। व्हाट आर द अदर एग्जाम्स? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, सुना इसका नाम? इंजीनियरिंग सर्विसेज का नाम सुने? इंजीनियरिंग सर्विसेज की मैं तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। 2016 में इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। स्पेशली देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, देन पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यूज को बोलते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। या प्लीज यार, और रेड शीट टी शर्ट। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, राइट, जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होते हैं। 10 टॉपिक्स उसके अंदर हैं, जैसे कि उसमें वैल्यू एथिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, क्वांट है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये चीजें हैं उसके अंदर। ये कॉमन है सारी ब्रांचेस के लिए। जो पेपर 2 है दैट इज अ टेक्निकल ऑब्जेक्टिव पेपर, जो आपका ब्रांच वाइज होता है। ये प्रीलिम्स है, जो प्रीलिम क्वालिफाई करेगा वो मेंस में जाएगा। मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों जो हैं, सीखना किसी ने? सीखना कैसे करते हैं इसको? ठीक, गुड। तो मेंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1, पेपर 2 बोथ आर द टेक्निकल पेपर और दोनों पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। सबसे जबरदस्त चीज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं, किसकी होती हैं? सिविल इंजीनियर की। अब 2016 में पैटर्न चेंज हुआ। अब इसमें जो सबसे बड़ा चार्म होता था ना बच्चों को, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इसमें एंट्री, जिसके इसमें रिक्रूटमेंट करते हैं इसके थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा? रेलवेज। रेलवेज में आईईएस ऑफिसर, आईईएस ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो का प्रोफाइल मिलता है आपको। अभी इसको इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर का प्रोफाइल कर दिया, लेकिन पहले ये असिस्टेंट डायरेक्टर होता था। उसके बाद 2019 में क्या हुआ, रेलवे को इसमें से आउट कर दिया और एक नया बोर्ड बनाया गया रेलवे में रिक्रूटमेंट के लिए, दैट वाज आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आईआरएमएस का जो जितना भी रिक्रूटमेंट था उन्होंने सिविल सर्विसेज के थ्रू कर दिया कि सिविल सर्विसेज के थ्रू हम रेलवे का जितना भी मैनेजमेंट सर्विसेज का होगा जॉब, वो सारा हम सिविल सर्विसेज से किया करेंगे।
अब क्यों उन्होंने इसको हटाया? अब अच्छी बात यह इन्होंने दोबारा से रेलवे को एंटर कर दिया है अगेन थ्रू द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इससे क्या बेनिफिट हुआ? पहला, स्टूडेंट्स का दोबारा से क्रेज आ गया इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। मैं भी देख लेता हूं, चल गया, चलो गुड, थैंक यू। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सीख गए ना सारे? अगली बार बंद होगा तो ठीक करना आपने। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ईएससी की। इसमें 2019 में जैसे मैंने बताया रेलवे यहां से निकल गया, रेलवे निकल गया, अब दोबारा से इसमें एंट्री कर गया है। इससे क्या हो गया, क्योंकि रेलवे ऑलमोस्ट 40 to 45% जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो रेलवेज का होता था। पहले अराउंड 600-700 के आसपास वैकेंसी आती थी, फिर ये रिड्यूस होकर अराउंड 300-400 के आसपास रह गया। अब रेलवे दोबारा से एंटर कर गया, तो आप लोगों में से जो भी फाइनल ईयर के हैं, जो भी फाइनल ईयर के फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे। अभी जो आप लोगों ने डिटेल्स भरी है ना, अगर किसी ने गलत भरी है या किसी ने नहीं भरी है उसको भर देना, उसका पर्पस है। क्योंकि मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर होती है। हिमाचल के योर कॉलेज इज द लास्ट कॉलेज, लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज जहां पे मेरा सेमिनार है। अदर सारे कॉलेजेस हम कवर कर चुके हैं और सारा स्टूडेंट उस ग्रुप के अंदर है, तो जिसने मिस किया उसको भर देना जो डिटेल्स वहां पे है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज को आप लोग टारगेट कर सकते हो और बहुत अच्छा जॉब होता है। असिस्टेंट मैनेजर का ये जॉब होता है और इसमें जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम पैटर्न बताया, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जो है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डालते रहते हैं। इसके बाद तुम्हारा स्टेट जेईई का जॉब, आपका स्टेट जेईई का जॉब, ये जो इसके आपका आता है, इसका मैं तुम्हें एग्जाम पैटर्न इसके बाद बताता हूँ। उसके बाद आपका एसएससी जेईई का एग्जाम, एसएससी जेईई का एग्जाम हर साल होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो जूनियर इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी एग्जाम के थ्रू करते हो, राइट। उसके बाद आ गया आरआरबी, रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर का। रेलवे के अंदर इस साल वैकेंसी आया था। आप लोगों में से किसी के पास डिप्लोमा है सिविल का? भरा था आरआरबी जेईई का? भरा, पढ़ रहे हो? हाँ, गुड। तो अब क्या है, रेलवे में इससे पहले जो वैकेंसी आया था वो 2018 में आया था, अब 2024 में आया, 6 साल के बाद। लेकिन रेलवे ने एक अच्छी बात बोली है कि अब हम लोग एसएससी जेईई के जैसे हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे। और इन्होंने अपना 2025 का एग्जाम कैलेंडर भी रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग जेईई का रिक्रूटमेंट करेंगे। एसएससी में क्या होता है, एसएससी वर्सेस आरआरबी। एसएससी में क्या है, तुम्हारा मेरिट के अकॉर्डिंगली पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकता है। लेकिन हिमाचल की पीपल का ट्रबल जो मैंने देखा है, आप लोग हिमाचल से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, अगर तुम्हें ग्रो करना है, अगर तुम्हें पैसा कमाना है, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड यू ऑल आर कैपेबल, यू ऑल आर कैपेबल, बस आपको मेहनत करनी है और कंपीट करना है। रेलवे के अंदर क्या होता है कि जो फॉर्म फिल होता है वो जोन वाइज होता है, जोन वाइज, राइट। जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, जम्मू श्रीनगर जोन हो गया, ऐसे जोन वाइज होता है। तो हिमाचल में अगर तुम्हें पोस्टिंग चाहिए तो किस जोन में तुम्हें अप्लाई करना है वो अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ता है, राइट। तो आरआरबी जेईई को तुम टारगेट कर सकते हो जो हर साल होता है। उसके बाद आ गया आपका सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑफ वेरियस पोस्ट। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो हर साल रिक्रूटमेंट करते रहते हैं थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको नेशनल एनएचएआई का बताया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे आते हैं। एक मैं तुम्हें बताता हूं, 2 सेक्टर ऐसे हैं, बैंकिंग और आपका आ गया इंश्योरेंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल फॉर दैट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंश्योरेंस सेक्टर में सिविल ब्रांच की क्या जरूरत पड़ गई है, इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करना है, कौन करेगा असेसमेंट? उसके बाद इस बिल्डिंग को लोन लेना है, कौन करेगा असेसमेंट? सिविल इंजीनियर। तो ऐसी हर कैटेगरी के साथ होती है चीजें। आगे की बात में, तो बैंकिंग डोमेन और इंश्योरेंस डोमेन में आपको टेक्निकल ऑफिसर का। एक मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, पहली चीज, इस टाइम पे मैंने तुम्हें बोला इंजीनियरिंग में कंपटीशन वैसे ही कम है। अब इस इंजीनियरिंग में भी तुम आगे सिविल इंजीनियर, अगर कोई ऐसी पोस्ट निकल दे जिसमें सिविल इंजीनियरिंग इज एलिजिबल, तो तुम्हारा कंपटीशन ओनली सिविल इंजीनियर के साथ है। अब प्रॉब्लम कहां पे होती है कि हम लोग जब सोचने लग जाते हैं, देखते हैं अच्छा 5000 वैकेंसीज आई हैं एसएससी सीजीएल में, हम लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि 5000 वैकेंसीज हैं। लेकिन अब इसमें 2-3 चीजें, पहले सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, कंपटीशन प्रोपोर्शनली है। दूसरा, वो तुम्हारी टेक्निकल जो तुमने पढ़ी है चीजें, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है सिविल इंजीनियरिंग, वो जॉब उससे मैच नहीं करेगा, तो तुम्हें कभी भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो अभी हमने तुमने क्या करना है, जो तुम्हारी डोमेन्स है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टारगेट करना, उसी में काम करने का, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स तुम्हारे जो हैं होते हैं पूरे साल के अंदर।
बाकी टाइम टू टाइम जोन जोन से आते रहेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। अब ऐसे हिमाचल के अंदर जो आपका जेई और एई का रिक्रूटमेंट होता है, उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दो पेपर होते हैं, एक ही दिन होते हैं। प्रीलिम्स मेंस की बात नहीं कर रहा मैं, 2 पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये है तुम्हारा पेपर 1 जेई और एई के केस में। पेपर 1 दिस इज योर पेपर 1, जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर। ये पेपर 1 होता है, ये मॉर्निंग में होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, ऑल्दो इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि कितने परसेंट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तभी तुम्हारा पेपर 2 चेक होगा, तभी तुम्हारा पेपर 2 चेक होगा। ये क्वालिफाइंग है। पेपर 2 टेक्निकल, अगर जूनियर इंजीनियर का पेपर है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा टेक्निकल, अगर तुम्हारा वो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है तो वो तुम्हारा सब्जेक्टिव होगा। इसके 2 पेपर तुम्हारे, एक हिमुडा के और एक जल शक्ति विभाग के, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे वहां पे पढ़िए, और अदरवाइज मैं आपको जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे वहां पे भी हम इसको जो है शेयर कर देंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें क्लियरली बताया। जो भी तुम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो, तुम्हें वहीं से पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, क्या अप्रोच करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करने हैं, कितना अच्छा नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है, वो तुम्हारा नॉन टेक्निकल पार्ट आ जाता है। बात आ गई जी समझे? उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करो। फिर ये जो लास्ट में मैंने लिखा है, ध्यान से लिखो क्या लिखा हुआ है, यूटिलाइज इंटर्नशिप पीरियड। 6 महीने की होती है ना तुम्हारी 8th सेमेस्टर में, होगी क्या अगले सेमेस्टर में? क्या करोगे उसमें? बोलो ऐश करेंगे सर, लद्दाख घूम के आएंगे, है ना? यस, फेस कर देना आपने वो 6 महीने। अब करना क्या है, ध्यान से समझना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि लद्दाख घूम के मत आओ, घूम के आओ, मतलब पूरा जिंदगी को मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ पूरी दुनिया घूमो, जितना तुम एक्सप्लोर करोगे या तुम्हारा पर्सनैलिटी में तुम्हारा बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम्हें मिल जाएगा। तुम एक काम करना, केरला का एक टूर लगा के आना या लद्दाख का एक टूर लगा के आना, तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि तुम कल्चर से रिलेटेड देखते हो, चीजों का डिफरेंस, लैंग्वेज से रिलेटेड देखते हो, और भी बहुत चीजों का लर्निंग करते हो। आपकी क्लास, प्लीज 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 वाइंड अप कर रहा हूं 2 मिनट में, आपकी क्लास में ओनली हिमाचल का स्टूडेंट है। नाउ थिंक अबाउट दिस क्लास हैविंग मोर देन 20+ स्टेट स्टूडेंट्स बैठे होते हैं यहाँ पे, सोच के देखो। और ऐसा कॉलेज जहां पे ऑल 29 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, वेयर इट इज ओनली द IITs। तुम्हें बहुत लर्निंग होता है, तुम्हें बहुत। नाउ थिंक अबाउट द अब्रॉड, वहां पे अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट बैठे हैं। बात आ रही कि नहीं समझ? दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूं इस तरीके से प्लान करो कि बीटेक के बाद, अब दिमाग में डाउट कहां पे आता है, सर इन सारी चीजों के लिए खर्चा होगा, नहीं है हमारे पेरेंट्स के पास पैसे, या हमारे पेरेंट्स पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। हमने 4 साल में उनको बहुत अच्छी चीजें दिखाई हैं जो पैसा नहीं लगाने को रेडी है हमारे ऊपर। अब इसके लिए करना क्या है, कि हमें इस तरीके से अपना प्लान करना है कि घर से पैसे लेने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, और पूरा प्लान रेडी है। मेरे से बैठ के डिस्कस कर लेना, सर घर से पैसे की जरूरत ना पड़े, बताओ कैसे होगा। आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट, आई एम रेडी टू शेयर विद यू। समझ में आ गई बात? तो जो आपका इंटर्नशिप पीरियड है जो 8वें सेमेस्टर में होगा, आप स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, हर साल करते हैं ये, जब जनवरी, देखो पहली चीज इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जहां पे भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा वो पूछेगा तुम्हारी इंटर्नशिप के बारे में। लेकिन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये अपने सीनियर से पूछ लेना, उन्होंने वेस्ट किया टोटली। अब वेस्टेज ही करना है तो इस तरीके से करना कि उसको हम टाइम को यूटिलाइज कर सके। 7 दिन है हफ्ते में, 1 दिन जाओ इंटर्नशिप पे, 1 दिन जाओ जिसमें पूरे हफ्ते का काम लर्न करके आओ, और बाकी जो 6 दिन बचे उसमें से 5 दिन अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी तुम अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसको करो, और 1 दिन अपना मजे करो, कोई मना नहीं कर रहा है। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो जो तुम्हारे पास 5-6 महीने होंगे जनवरी ऑनवर्ड, उसको वेस्ट मत करना। बहुत स्टूडेंट चंडीगढ़ आते हैं, वहीं पे इंटर्नशिप लगाते हैं, मेरी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प रिक्वायर्ड है, और कोचिंग, मतलब मैं कोचिंग वर्ड नहीं यूज करूंगा, मतलब अपना प्रिपरेशन कर लेना उस टाइम पे, उसको वेस्ट मत करना इस चीज को। बात आ गई जी समझ में? तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसका एनालिसिस होगा, अदरवाइज एनालिसिस उसका नहीं होगा। कोई बात नहीं यार, बाद में मौका मिलेगा आपको क्लैप करने का। एक ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने तुम्हें अभी प्रूव किया है, मेरे को नहीं पता कितने के इस चीज से कन्विंस हुए या नहीं हुए, कि गेट भाई मेरे को अब नहीं चाहिए 70-80 नंबर, मेरे को चाहिए 40-50 नंबर। दूसरा, मेरे को 500 घंटे नहीं पढ़ना है, मेरे को 250-300 घंटे पढ़ना है, इतना सफिशिएंट है।
Now what this module is all about, Saral Gate, Safal Gate. This is initiative by Yourpedia, which is our online platform. And this module is totally free pan India. इस टाइम पे रफली 10,000 प्लस बच्चा इस मॉड्यूल से जुड़ चुका है और ये पूरा फ्री है। अब इसमें किया क्या है, हमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं। टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां से क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने तुम्हें हाइड्रोलॉजी बोला, उसमें 2 टॉपिक है, वही पढ़ो, नहीं पढ़ना, क्योंकि 4 महीने बचे हैं ना, अब तो 3 महीने बचे हैं। तो जो स्टूडेंट ने इस बार गेट के लिए अप्लाई किया और पढ़ नहीं रहे हैं, नया तो अप्लाई होगा नहीं या अगले साल टारगेट कर रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन दिस मॉड्यूल, दिस इज टोटली फ्री। इसमें किया क्या जा रहा है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और इसको हमने कंप्रेस किया है रफली 180 से 200 घंटे में, और इसमें सिर्फ वही टॉपिक करवाए जा रहे हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, मतलब जो चीजें तुम्हें रिक्वायर्ड है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो तुम्हें इसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आगे की बात समझ में। नाउ बिफोर वी एंड, ये तो वड्डी हो गया, हाँ, एनी क्वेरी इफ यू हैव। सी वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं, सेक्टर 34 में। अगर तुम्हारा कभी वहां पे चक्कर लगता है, आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, कोई चीज का प्लान करना चाहते हो, माई नंबर इज ऑलवेज अवेलेबल। ये जो नंबर है, जो दिया हुआ लास्ट वाला, वो मेरा ही नंबर है। वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे आपको मेरा ही नंबर मिलेगा, आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। चंडीगढ़ में मैं आपको मिलूंगा। और अभी कोई आपका क्वेरी है तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिए, कोई किसी भी तरीके का कोई छोटा या बड़ा क्वेरी है कोई, आप मेरे से पूछ लीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरे को लगेगा मेरा दिन बन गया अगर 2-4 क्वेरीज पूछेंगे। जबरदस्ती पूछ लेना यार। एनी क्वेरी इफ यू हैव। भरा है किसी ने इस बार पेपर गेट का? वेरी गुड, वेरी गुड यार, ये तो बहुत सही नंबर है। हैरान कर दिया आपने मेरे को, बहुत अच्छी बात। तैयारी कर रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने बोला है कि अगर नहीं अपना तैयारी नहीं कर रहे हो लेकिन भरा हुआ है, उसका फायदा उठा लेना। और 3 महीने जो बचे हैं ना, 160-180 घंटे मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। कोई डाउट? चीजों को कुछ पता लगा कि नहीं लगा? पता लग गया ना? बहुत आसान है करियर बनाना। अच्छा ठीक है राइट सर, इसके बाद वो सर का लेक्चर होना, बस आधा घंटा लगेगा। अच्छा, तो वो करवा लो, फिर करवा लो। अच्छा ठीक। हाँ जी बोलिए, क्वेरी पूछ लो यार। क्या कह रहे हो? हाँ बैठो यार, ये तो मेरे को पानी पीना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यार ये आंसर मैं बिना पानी पीने भी दे सकता था, मेरे को प्यास लगी थी एक्चुअली। तो अब मेरे को ये बताओ कि आप अपने बारे में पूछे किसी और के बारे में? नहीं, सबके बारे में ना, ये क्वेश्चन फिर, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एमएसटी भी क्लियर नहीं हो रहे, उसके पीछे आपको रीजन आइडेंटिफाई करना जरूरी है यार। एक चीज तो देखो, आज का टाइम जो है, स्मार्ट वर्क सारे बहुत ज्यादा माइंड से बहुत ज्यादा शार्प है, आप लोग सभी एक रात पहले ही मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम कहां पे है? प्लानिंग में। और सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? ये है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा रीजन ये है, मतलब बहुत बड़ी ये आदत इतना पड़ चुकी है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे। मतलब हम लोग कहीं पे, मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने टाइम में हम लोग जब कभी टाइम मिलता था, हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते थे, कहाँ पे है, चल आए चलते हैं घूमने के लिए, या ये करते हैं, या कुछ डिस्कस करते हैं। आज का टाइम क्या है कि अगर टाइम है तो अभी भी स्टिल वो देखो फोन पे लगी हुई है, ये ब्लैक टी शर्ट अभी फोन पे नीचे देखिए। अब बताओ मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे चीज मैं तो बोलूंगा आपकी लाइफ के लिए क्या हो सकती है, मे बी आधे पौने घंटे हैं, मे बी, मतलब कुछ करना कुछ भी नहीं होएगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है। मतलब हो सकते हैं बीच में किसी का आ गया, पेरेंट्स का है, कुछ भी, अदरवाइज सिर्फ इंस्टा ही स्क्रॉल हो रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा होगा इसमें, इंस्टा या फेसबुक जो भी आप लोग यूज करते हो। तो प्रॉब्लम कहां पे है, इसका आंसर, मतलब क्यों ये हो रहा है, ये आंसर आपके ऊपर है, लेकिन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शन। अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करो। एनर्जी बहुत ज्यादा है यार तुम्हारे अंदर, उसको चैनलाइज करना जरूरी है, दैट इज द मेन रीजन। हम एनर्जी अपनी अलग ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अलग ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मतलब वी वर सरप्राइज जब IOCL में 35 नंबर पे कॉल आ गया। अब ये खुद सोच के देखो, 35 नंबर कुछ नहीं होते हैं यार आज के टाइम पे। और यहां से लगा लो, तुम MST की बात कर रहे हो, मैंने पूछा गेट किसको डिफिकल्ट लगता है, हैंड रेज, प्रीवियस किस किसने देखे, सारे नीचे 2-4 छोड़ के। तो ये दिमाग में बैठी हुई है चीज, साइकोलॉजिकल है बहुत हद तक, और इसको ओवरकम करने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, ढंग से हो जाएंगी सारी चीजें।
और रिक्वायरमेंट एमएसटी की अलग है, गेट की अलग है। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक स्टूडेंट का, अभी एकदम से क्लिक किया है। एक स्टूडेंट था चितकारा का, 2013 में उसने गेट का प्रिपरेशन किया हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे थे। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बैच में जब गेट का रिजल्ट आया, गेट के बाद जब ये प्रोसीजर चला पीएसयू वगैरह का, ये सारा, उसके क्लास में वो चितकारा का स्टूडेंट था, 8 बच्चे थे यूआईटी के, और कंपटीशन चलता था दबा के अंदर, मतलब चितकारा वर्सेस यूआईटी। आजकल तो ये खत्म ही हो गया है, मतलब मैं सीरियसली खत्म ही हो गई ये चीजें कि दिस वर्सेस दैट, खत्म ही हो, कंपटीशन स्पिरिट रहा ही नहीं। मेरे को खुद बताओ कि आपका दिमाग में है कि मेरे को क्वालिफाई करना है, या पिछली बार से ज्यादा स्कोर करने हैं, या उससे ज्यादा स्कोर करने हैं? ये कंपटीशन ही खत्म हो गया है, ये है ही नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो गया है। उस टाइम पे तब भी थोड़ी सी चीजें होती थी। अब हुआ क्या, कंपटीशन चलता था, दबा के चलता था। और वो जो लड़के चितकारा की बात कर रहा हूं, उसकी 16 रीअपियर्स थी जब वो बीटेक पास आउट हुआ। और फाइनली जब उसके सारे क्लियर हुए तो 65% उसका बीटेक था, 66 शायद। पहली बार यूआईटी के 8 स्टूडेंट, पहली बारी में 8 के 8 पीएसयू, 8 के 8 पीएसयू। अब उसके दिमाग में 2 चीजें हिट की। पहला, उसको यह दिख गया कि इससे पहले मैंने जो किया कुछ नहीं किया, इसको सारी अपनी जिंदगी के सारे पाप धोने का तरीका एक ही है, गेट एग्जाम। क्योंकि उसके साथ वाले करके, क्योंकि जब वहां पे टेस्ट होते थे, नाम है उसका लड़के का, तो वो टॉप करता था, बाकी नीचे आते थे। लेकिन जब आया गेट एग्जाम की बात, बाकी टॉप कर गया और वो रह गया, 30 नंबर आए उसकी पहली बारी में। लेकिन उसको इस चीज का पता लग गया कि यार अगर वो जा सकते हैं जिनको मैं अपना इंस्टीट्यूट में टेस्टों में कंपीट कर रहा था, तो मैं वहां पे भी कर सकता हूं। अगले साल उसने पूरा साल पूरा मेहनत की, एक तो 60 रीअपियर्स कवर किया, नेक्स्ट ईयर ही गॉट 71 ऑल इंडिया रैंक, और आज वो आईओसीएल में है। नाम है लड़के का दविंदर मान, और विद नंबर मैंने उसकी डिटेल्स दी हुई है। हमारे पास जितने भी कंपटीशन स्कोर, मतलब जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, हम उसमें हर बच्चे का नंबर दे देते हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे। इससे बड़ी मेरी कोई एग्जांपल नहीं है। ये अंदर ही आपको फायर लगाना पड़ेगी, अंदर ही आग चाहिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। पेरेंट्स सिर्फ कंसर्न कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते तुम्हारी हेल्प, बिलीव मी। आप अपनी हेल्प खुद ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर पाएगा, कोई और नहीं कर पाएगा। आगे की बात समझ में? और कोई क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर? ये चीजें थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, थोड़ा अलग तरीके से सोचना है इसको। और कोई क्वेरी, और कोई आंसर? अब आप बोलोगे सर ने उल्टी चला दी स्लाइड, इसको स्कैन करो जल्दी से, जल्दी से इसके स्कैन करो। मैं तुम्हें बताता हूं वो सरल गेट को ज्वाइन कैसे करना है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो रहा है स्कैन? हो रहे? करो करो करो, जल्दी करो। इसको कर लो, ये डायरेक्टली इंजीनियर्स कैरेपेन चैनल ओपन कर लो, या योर पीडीए चैनल ओपन कर लो, जो मर्जी कर लो। अब इसमें करना क्या है, इसमें बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ है, राइट? इसमें जो वीडियो सरल गेट से रिलेटेड है, थंबनेल पे देखना लिखा होगा सरल गेट। अब उस वीडियो को ओपन करो, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्रोसीजर समझो। अच्छा चलो कर लो स्कैन। इसका सॉल्यूशन तुम्हें खुद ही ढूंढना है। या कोई क्लिक करके ग्रुप में डाल दो, व्हाट्सएप में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। हाँ अपने ग्रुप में डाल दो ना, जिनको नहीं हो रहा शेयर। चलो सुनो, इसको करना कैसे, सरल गेट मॉड्यूल को ज्वाइन कैसे करना है। इसमें सरल गेट को कोई वीडियो ओपन कर लेना, जतिन सर का ही होगा, वहां पे शायद डला होगा वीडियो। हाँ तो कोई भी ओपन कर लो वहां पे सरल गेट से रिलेटेड। उसकी डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे 2 काम करने हैं तुम्हें वहां पे। एक तो वहां पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप है अपनी ब्रांच के हिसाब से, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, तो सिविल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर जाओ। दूसरा, उसके नीचे एक गूगल फॉर्म है, उसके नीचे एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। क्योंकि जो आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस, उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस, नोट्स का एक्सेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सेस, टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है जी, बात आ गई समझ? वैसे अभी तक 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक हाइड्रोलॉजी हो चुके हैं, एक सर्वे हो चुके हैं। अभी हम लोग कल, सर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? एनवायरमेंट ना, सॉइल स्टार्ट हो रहा है, कल से सॉइल स्टार्ट हो रहा है। सर ने स्टार्ट करना है, तो सॉइल तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
तो कल से ही तुम अपनी क्लासेस लगाना स्टार्ट करो, और क्लासेस 5 बजे के बाद ही होती है। आई थिंक 5:30 इज द टाइम फॉर द सिविल क्लास, और 7 बजे होती है मैथमेटिक्स की क्लास त्यागी सर की। जो टीम बैठी है जो आपको करा रही है क्लासेस, दे आर द बेस्ट इन इंडिया, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग करवा रही हैं, योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे, दिस इज वन ऑफ द ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म आई विल से, क्योंकि इधर शोर मचाने वाले बहुत होते हैं, और इसमें कुछ भी आपको ऐसे मिल गया, लिंक मिल गया आपको, उसमें दोनों काम कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मार लो और उसमें आपको गूगल फॉर्म फिल कर लो। और जो मैंने आपसे हमने आपसे जो वो लिए डिटेल्स, उसका पर्पस मैं तुम्हें पहले बताया कि एक हिमाचल के स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे, और टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिलेटेड आती रहेगी मैं वहां पे शेयर करता रहूंगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना, क्योंकि टाइम टू टाइम आती है इंफॉर्मेशन सारी ऐसी। एंड करें जी, चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आया।